चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप सबने लास्ट वीक का क्लास लगाया होगा। तो लास्ट वीक अगर आप सबने क्लास लगाई है तो उनके बेस्ड आपको पता है मैं हर वीक एक क्वेश्चंस लेकर आता हूँ। तो इस वीक मैं 15 क्वेश्चन लाया हूँ बेस्ड ऑन लास्ट वीक करंट अफेयर्स। तो अगर आपने सभी ने लगाई है क्लास तो अब आपके लिए इजी होगा इनके आंसर देना। तो देखिए क्वेश्चंस फर्स्ट। तो अभी स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं, 8 स्टूडेंट्स हैं, 10 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। स्टार्टिंग में क्वेश्चंस है 15। तो आपने इन 15 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सभी अपने अकॉर्डिंग जो जो आपका आंसर होगा मुझे बताते जाएं, फिर हम देखेंगे इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश एंड द सुनील छेत्री Dash and the Sunil Shetty has begun signed by JSW Cement as its brand ambassador. So अभी रिसेंटली सुनील छेत्री के साथ किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया JSW सीमेंट का। जिनका आंसर ऑप्शन डी है सौरव गांगुली, वो सभी ठीक है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सौरव गांगुली। तो आपने याद रखना है सौरव गांगुली एंड सुनील छेत्री JSW सीमेंट के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वेरी गुड, मोस्टली स्टूडेंट्स का सही जवाब है। So first question का आंसर D. Next, name the Indian company which has reached 150 billion mark in term of market capitalization. So market capitalization में कौन सी कंपनी ने 150 करोड़ अभी रीच किया है? So ये कंपनी का नाम है रिलायंस इंडिया लिमिटेड। तो ये भी आप लोगों का मोस्टली सही ही आंसर है। तो आपने याद रखना है 150 क्रॉस करने वाली अभी रिसेंटली कौन सी कंपनी बनी है? रिलायंस इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इंडिया फर्स्ट एवर नेशनल रिपोर्ट has been prepared under the aegis of, so आपने याद रखना है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो देखिए ये याद रखना है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन कह रहे हैं वो गलत है। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस और इसका टाइटल क्या था? असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। क्लियर है? सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्लेस वेयर द यूनाइटेड किंगडम ऑयल मेजर ब्रिटिश पेट्रोलियम इज गोइंग टू सेट अप ग्लोबल बिजनेस सर्विस सेंटर टू सपोर्ट इट्स ग्लोबल बिजनेस। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पुणे। तो ब्रिटिश पेट्रोलियम बनाया जा रहा है, ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनी द्वारा यहाँ पर एक ऑफिस खोला जाएगा। कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। ठीक है, आपने याद रखना पुणे महाराष्ट्र। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन इज नेम द मोबाइल एप्लीकेशन विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई। ये भी हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो बताइए कहाँ की क्या वो थी एप्लीकेशन जो कि ग्रेटर मुंबई के द्वारा लॉन्च की गई, जिसमें ये था कि अगर किसी हॉस्पिटल में वेंटिलेटर खाली हो या ना हो हमें एप्लीकेशन से ही पता लग जाएगा। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी एयर वेंटिलेटर। ठीक है, एयर वेंटी, ऐप का नाम है एयर वेंटी। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, नेम द टू इंडियन फर्म्स विच फीचर्ड इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वेरी गुड नाजम जी। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जेस्ट मनी एंड स्टेल एप्स। स्टेल एप्स, तो ये दो कंपनीज 100 कंपनीज में इन्होंने नाम दर्ज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म के अकॉर्डिंग, रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, आपने बताना आउट ऑफ 15 आपके कितना स्कोर रहा। ठीक है, सभी ने आउट ऑफ 15 स्कोर बताना आपका कितना आएगा। तो 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए कितने आंसर आपके करेक्ट रहे। 6 क्वेश्चंस हो चुके हैं, आपने अपने अकॉर्डिंग बता देना कितने करेक्ट रहे। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, फ्रॉम विच स्टेट द गरीब कल्याण रोजगार अभियान हैज बीन लॉन्च्ड। सो स्टेट किस स्टेट से स्टार्ट हुआ? बिहार स्टेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी बिहार। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, द न्यू फिश स्पीशीज नेम्ड एज सिजोथोरेक्स सिकुस, ये नाम देख लीजिए हमने पढ़ा था। तो ये स्पीसीज कहाँ से डिस्कवर हुई है? सो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। सो ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश नहीं है जी, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश। वेरी गुड जी। नेक्स्ट, a unique project to produce neera and palm wood has been rolled out by Khadi and Village Industries in Palgad district of, किस डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ, किस स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ? तो ऑप्शन ई महाराष्ट्र। ऑप्शन ई महाराष्ट्र, उद्धव ठाकरे, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर। ठीक है जी, तो आपने याद रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन 10, नेम द पर्सन हु हैज बीन मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट ऑब्जर्वेंट सिख टू ग्रेजुएट फ्रॉम डिस्टिंग्विश्ड
distinguished United States Military Academy at West Point? So option D, Anmol Narang. Very good. So option D, Anmol Narang. Next, 11th question. Name the application which has been launched in over 500 CGST custom offices. So ये कौन सी है? ई ऑफिस. ठीक है, एप्लीकेशन ई ऑफिस थी और स्कीम कौन सी थी? सो स्कीम थी तुरंत. सो स्कीम कौन सी थी? तुरंत. ठीक है, तुरंत स्कीम थी और एप्लीकेशन थी ई ऑफिस. नेक्स्ट, 12th क्वेश्चन. नेम द CSIR's नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन portal which launched by recently to provide real time availability of healthcare supplies. So option A, Arogya Path. So option A, Arogya Path. 13th question. Which state government has recently launched घर घर निगरानी? तो घर घर निगरानी हमारी स्टेट गवर्नमेंट पंजाब स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. Name the artificial intelligence enabled robot which has launched by Indian Railways. So उसका क्या नाम था? कैप्टन अर्जुन. ठीक है, ये हमने पढ़ा था, कैप्टन अर्जुन. Which of the following state recently launched बाल श्रमिक विद्या योजना? तो किस स्टेट ने लॉन्च किया है बाल श्रमिक विद्या योजना? ऑप्शन ई, उत्तर प्रदेश. सो ऑप्शन ई, उत्तर प्रदेश. हाँ जी. तो नीचे आपके आंसर्स भी हैं, तो बाद में आप एक बार देख भी लीजिएगा. तो आपको आंसर की भी साथ में मैंने दे दी है. तो मुझे ये जल्दी से बताइए, आउट ऑफ 15 कितना स्कोर है आप सबका? सिकंदर जी 12, नाजम 13, रूपिका 14, मनप्रीत 12, करण 13, प्रभजोत 10, जसकिरण 14, वेरी गुड. तरुण वेरी गुड 14, आशना 12. हाँ जी, सभी के आ गया आंसर की? अभी अनिल जी का नहीं आया. माधव जी 8, रविंदर जी का नहीं आया. भेजा सर, भेजा मैंने. हाँ जी, हाँ जी सर. अच्छा 14, ठीक है जी. 14 और किसका रह गया? सभी का आ गया. अनिल 7. ओके, वेरी गुड. तो तरुण, जसकिरण एंड रविंदर और रूपिका गर्ग, तो इनके 14. वेरी गुड. आप सबके लिए, आप सबके बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं. तो आपने इसकी रिवीजन करते रहना. हाँ जी, तरुण भी तो है 14 मार्क्स में. तरुण सबसे पहले तरुण ही बोला मैंने. बोला, मुझे लगा नहीं. हाँ नहीं, तरुण, जसकिरण जी, रविंदर जी और रूपिका जी के 14. वेरी गुड. बाकी सबके भी अच्छे हैं, आपने प्रैक्टिस करते रहना है. ठीक है जी. हर क्लास में स्टार्टिंग में मैंने 10 to 15 क्वेश्चंस देने हैं. कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं. तो आपके मिस हो गए होंगे, तो आपके जितने में से आए उसके अकॉर्डिंग आपके अच्छे हैं. ठीक है जी. जो वेरी गुड. तो अच्छे मार्क्स हैं आप सभी के. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो मोस्टली स्टूडेंट्स आ चुके हैं, तो राघव जी रह गए थे, बाकी सभी आ गए हैं. तो 18 स्टूडेंट्स हैं क्लास में. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा पिछले दिनों काफी एक बैंक फेमस रहा, जिसमें जिसकी वजह से क्या रहा कि प्रॉब्लम रही कि कोऑपरेटिव बैंक्स में कि विश्वास लोगों का उठता जा रहा था कोऑपरेटिव बैंक से. तो आरबीआई ने अब रिसेंटली क्या कर दिया, इसको अपने अंडर ही ले लिया. ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोऑपरेटिव बैंक्स को. तो वो कौन सा बैंक था जिसका इशू पिछले दिनों में बहुत फेमस हुआ था? हाँ जी, जल्दी से बताइए सिकंदर जी. वेरी गुड. तो वो बैंक कौन सा था? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक. ठीक है, सो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक की ये जो प्रॉब्लम चल रही थी, तो उसकी वजह से कभी उन्होंने 50,000 का विड्रॉल लिमिट कर दिया, फिर 1 लाख का कर दिया. तो वहाँ के जो कस्टमर्स थे, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. तो इसीलिए इसको कोऑपरेटिव बैंक्स को इन्होंने अपने अंडर ले लिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने. तो कोऑपरेटिव बैंक्स बताओ किस सेक्शन या किस एक्ट के अंडर आते हैं? शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई. तो इनको रेगुलेट किस एक्ट के अकॉर्डिंग किया जा रहा था? इसको कोऑपरेटिव सुपरवाइज्ड किस एक्ट के अकॉर्डिंग किया जा रहा था? कोऑपरेटिव बैंक के एक्ट है. सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1965
वेरी गुड रूपिका जी, कोऑपरेटिव बैंक एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। और इसमें डुअल कह सकते हो, डुअल तरीके से रेगुलेशन हो रही थी, तो वो भी एक कंफ्यूजन का फैक्टर था। जैसे कि आरबीआई से लाइसेंस लेना और जो इनके रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज होते हैं, जैसे स्टेट का अलग रहता है और सेंटर का अलग रहता है, तो उनमें भी ये कंफ्यूजन थी कि जैसे बाकी सारी पावर्स इनके पास दे दी गई हैं और होती थी, और वेयर एज जो जैसे मैनेजमेंट की पावर इनके पास थी, इनकॉर्पोरेशन की, रजिस्ट्रेशन की, ट्रांसफर की, मैनेजमेंट की, तो ये पावर इनके पास थी। वेयर एज जो लाइसेंस मेन देने वाली पावर है वो आरबीआई के पास थी। तो प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी, तो इसकी वजह से यहाँ पर एक तरीके से मिसमैच हो रहा था। तो इसमें दो रेगुलेटिंग एक्ट फॉलो किए जा रहे थे। एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी हो रहा था, प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 भी फॉलो किया जा रहा था, और इनको रेगुलेट करने वाली बॉडी आरबीआई और नबार्ड थी। तो ये इतनी सारी जो कंफ्यूजन सी रहती थी, तो उन सभी को देखते हुए रिसेंटली हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ने अनाउंस किया कि अब कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं किसके अंडर आएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आएंगे। तो ये मेन फैक्ट आपने याद रखना है। तो इसमें देख लीजिए, एक बार रीड कर लेते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस टू पुट ऑल कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर द आरबीआई सुपरविजन। द डिसीजन वाज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। तो इसमें अभी ये इससे बात की जा रही है। तो नाउ 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, 58 multi cooperative banks came under the supervisory powers of RBI. RBI powers as they apply to scheduled banks also applied on cooperative banks. तो वही सारी बातें कर रहे हैं कि जो scheduled बैंक में अभी सारी उनके पावर्स थी, वो अब सारी पावर्स कोऑपरेटिव बैंक्स में भी लग जाएंगी। तो जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स है बहुत ही जल्दी सारे के सारे ही अब आरबीआई के अंडर आ जाएंगे। तो अभी रिसेंटली इतने हो चुके हैं। हाँ जी, तो अब इनका जो एक्ट का था वो इनसे छीन लिया गया। तो अब इसके ऊपर जो शेड्यूल एक्ट लग रहे थे, आरबीआई एक्ट लग रहे थे, वो और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट वाले इस पे एप्लीकेबल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कोऑपरेटिव बैंक्स अपने जो नॉर्मल कमर्शियल बैंक होते हैं उनसे उनके कंपैरेटिवली ज्यादा लोन दिया करते थे। ठीक है, प्लस इनमें क्या होता था, ये रूरल रीजन में और जो लोकल्स होते थे उनको लोन देने में ज्यादा सक्षम थे। ठीक है, तो ये बेसिक इनका था। नेक्स्ट देखिए, अगली न्यूज है हमारी। वर्ल्ड सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे फॉर योगा ऑन 21 जून। तो 21 जून को हर साल योगा डे मनाया जाता है, ये हम जानते हैं। तो इस बार कितना एडिशन था, 6th एडिशन था योगा डे का। तो योगा मीन्स टू ज्वाइन और टू यूनाइट, ये बेसिक डेफिनेशन है, एग्जाम के परस्पेक्टिव इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने क्या याद रखना है कि इस साल जो योगा डे हुआ, ठीक है ना, इस साल का जो योगा डे था उसका थीम क्या रहा। ठीक है, और आप मुझे बताइए इस साल योगा डे हुआ कहाँ पर, कहाँ पर, लोकेशन क्या थी योगा डे की। इस साल जो योगा डे सेलिब्रेट मतलब मेन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया में, तो वो कहाँ पर था, जो प्लेस थी जहां पर ये मनाया गया। हाँ जी, एनीवन? सर रिपीट करना सर। इस साल योगा डे, जैसे हर साल नरेंद्र मोदी जी योगा डे का एक प्लेस रखते हैं, तो जैसे थीम हमारा इंडिया का था इस साल योगा एट होम, योगा विद फैमिली, वेयर एज इंटरनेशनल योगा डे का थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर होम। एक सेकेंड, योगा एट होम, ये थीम था। देखिए दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखनी, दोनों बिल्कुल ही एक जैसे ही हैं। जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 है, इसका जो थीम था इंटरनेशनल वाले का योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, वेयर एज इंडिया वाले का योगा एट होम, योगा विद फैमिली। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इंडिया वाले का अलग है और इंटरनेशनल वाले का अलग है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, लेकिन रिलेट कर कर आप याद कर सकते हो कि इंटरनेशनल लेवल पे योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम है, और इंडिया वाले में योगा एट होम, योगा विद फैमिली है। क्लियर है? तो आपका होमवर्क है, आपने वो लोकेशन याद बतानी है मुझे कि कहाँ पर है इस साल नरेंद्र मोदी जी ने ये जो योगा का वेन्यू रखा था, वो कहाँ पर है। तो अलग अलग स्टूडेंट्स अपना अपना आंसर दे रहे हैं, तो अभी करेक्ट नहीं दिया किसी ने, तो आपने बताना है मुझे कहाँ पर है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगली न्यूज। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए अगली न्यूज। कैबिनेट अप्रूव्स 15,000 करोड़ फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। ठीक है, सो एनिमल हस्बेंड्री के लिए, एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर
जो हमारे डिपार्टमेंट है, सो हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया है, इसके लिए कैबिनेट ने अभी रिसेंटली कितनी अमाउंट अप्रूव की है, ये अमाउंट आपने याद रखनी है, 15,000 करोड़। सो 15,000 करोड़ फॉर एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसमें ये जो इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे यूज की जाएगी फॉर डेयरी एज वेल एज मीट प्रोसेसिंग, ठीक है। और उसके बाद जो इसके ऊपर जो रिक्वायरमेंट रहती है प्रोसेस में, तो उसके ऊपर ये पैसा यूज किया जाएगा। तो इसमें जो लोन दिया जाएगा एक तरीके से, तो इसमें 10% जो होगा वो खुद बेनिफिशियरी लगाएगा और 90% लोन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आप एक बार इसमें से रीड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक सी ये कहानी है। और इसमें सब्सिडी भी दी जाएगी 3% की बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3%, ठीक है जी। तो ये पॉइंट आपने बेसिक याद रखने के। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कितना पैसा रिलीज किया है, 15,000 करोड़। तो इसमें मेनली जो बैंक साथ में काम करेगा वो कौन सा होगा, नाबार्ड बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट अगली न्यूज देखिए। नीति आयोग, तो अभी देखिए रिसेंटली नीति आयोग, जिसके चेयरमैन खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन राजीव कुमार और सीईओ अमिताभ कांत हैं, इन्होंने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। सो डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया का मतलब क्या है कि जो अब हमारे यहाँ पर व्हीकल्स बन रहे हैं उनमें जो कार्बन एमिशन होगी वो मिनिमम हो। सो मिनिमम कार्बन एमिशन के लिए डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इंडिया एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया विद कोलैबोरेशन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फॉर्म। सो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम, इनके साथ मिलकर इंडिया की नीति आयोग ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, जिसका एम ये है कि हम इंडिया में जितने भी इन फ्यूचर व्हीकल्स आएंगे उसमें कार्बन एमिशन मिनिमम हो। सो कार्बन एमिशन मिनिमम करने के लिए हमने इनके साथ टाई अप किया है। तो कोलैबोरेशन किनके साथ की है, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ, ठीक है। और यही काम हम इंडिया के साथ साथ और किन देशों ने शुरू किया है, अर्जेंटीना, अजरबैजान एंड मोरक्को ने, ठीक है जी। अब इसमें देखिए जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है, इसका ये एक OECD, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन सुनी होगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस की कैपिटल पेरिस में है। तो उसकी ही एक ब्रांच है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फॉर्म। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस इससे समझ सकते हैं। सो क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट से रिलेटेड भी आप इस रिलेट कर सकते हो इस न्यूज को। तो एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए जो अब हमारे आगे फ्यूचर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एक प्रोजेक्ट चलाया गया, किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा। सो आई होप इतना क्लियर है आपको। बाकी एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है जी। सो चलिए अगली न्यूज देखिए, ये हमने पीछे भी पढ़ी थी। यूनियन HRD मिनिस्ट्री वर्चुअली लॉन्चेस युक्ति 2.0। हेलो, ऑडिबल है? यस सर, ऑडिबल है सर। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बीच में थोड़ा हो गया था। हाँ जी, ये देखिए इसमें युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बात क्या की जा रही है, जो हमारे HRD मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशांक, जिनको बोला जाता है रमेश पोखरियाल निशांक, उन्होंने एक, ये हमने पिछले वीक भी पढ़ा था, मे बी पिछले या लास्ट वीक, तो उसमें एक इन्होंने प्रोग्राम या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जिसका नाम था यंग इंडिया कॉम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। पहली बात आपने तो ये फुल फॉर्म एक याद रखनी है। इसमें बात क्या की जा रही है, हमारे जो HRD मिनिस्टर हैं उन्होंने हमारे यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, R&D डिपार्टमेंट जो कि इनके अंडर आएंगे, हमारे प्रोफेसर्स हो गए, उन सभी को इस युक्ति प्लेटफॉर्म के जरिए बोला है कि आप अलग अलग इनोवेटिव, चाहे ये देखिए ना, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन मीडियम्स के थ्रू आप कोई ना कोई ऐसी स्कीम्स बताते जाइए या टेक्निक बताते जाइए जो कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी, जैसे आपने देखा होगा ना, कितनी सारी IITs, कभी IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT रोपड़, तो ऐसे बहुत सारी IITs या फिर और यूनिवर्सिटीज हैं जो कि हर बार कोई ना कोई नई एप्लीकेशन, कोई वेंटिलेटर के ऊपर कोई स्कीम लेकर आती जा रही है। तो ये सारी उनको मोटिवेशन दे भी कौन रही है, साथ साथ HRD मिनिस्ट्री अंडर द प्लेटफॉर्म युक्ति। तो आपने ये याद रखना है, इसमें एक तरीके से मोटिवेशन दिया जाता है ये प्लेटफॉर्म के ऊपर, और इसका
फुल फॉर्म क्या है, यंग इंडिया कॉम्बैटिंग विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन प्रिवेंटिंग वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन 2020। तो एक रिपोर्ट अभी रिलीज हुई है इस वीक की, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इसमें कोई वो नहीं है कि इंडेक्स नहीं है एक तरीके से कि टॉप पे कौन सा कंट्री रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया का रैंक है। इसमें सिंपली ये बताया जा रहा है कि एक ग्लोबल पूरा वर्ल्ड वाइड एक स्टेटस रिपोर्ट है जिसमें बच्चों के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है उसका बात किया जा रहा है। ठीक है, इसमें 3 ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया है, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड एंड यूनेस्को। ठीक है, इन तीनों ने मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है जिसमें ये बताया जा रहा है कि बच्चों के ऊपर कैसे वायलेंस किया जा रहा है। और इसमें इन्होंने ये जो सर्वे किया 155 कंट्रीज पे किया, और इन्होंने बोला है कि हमने एक फ्रेमवर्क बनाया है जिसको नाम दिया इंस्पायर। तो आपने ये नाम याद रखना है, इन्होंने जो इस प्लेटफॉर्म का नाम रखा है या फिर इस स्कीम का नाम रखा है वो क्या रखा है, इंस्पायर। के मतलब कैसे क्या क्या हम क्या कहते हैं पॉइंट्स रखें जिनको देखते हुए एक कंट्री को हम मेजर करेंगे इन फ्यूचर कि ये कंट्री ने अपने देश में बच्चों के ऊपर वायलेंस होने पे जो प्रिवेंटिव एक्शन लिए गए हैं उसकी रिपोर्ट अब इन फ्यूचर जारी करेंगे। तो इंस्पायर आपने ये याद रखना है कि ये कौन कौन से ऐसे उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं जिनको ये फोकस करेंगे। तो ये रिपोर्ट इन 3 ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार की जाएगी, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया, अभी इस रिपोर्ट में इतना ही बताया उन्होंने कि इंस्पायर को हमने फॉलो करना है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अभी हम देखते हैं, और इसका एम देखिए, टू एनालाइज इफ गवर्नमेंट हैव नेशनल प्लान्स ऑफ एक्शन, मतलब एक नेशनल प्लान होना चाहिए कि बच्चों के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है उसको कैसे रोका जाए, पॉलिसीज एज वेल एज लॉज दैट आर इन लाइन विद दोज आइडेंटिफाइड एज इफेक्टिव इन बाय इंस्पायर। मतलब जो इंस्पायर के द्वारा बताए गए पॉइंट्स हैं उनको इफेक्टिव लाना है और नेशनल प्लान कोई बनाया जाए कि हर देश के द्वारा। ठीक है, तो इसके ऊपर डिस्कशन की जा रही है इस रिपोर्ट में। तो अब इंस्पायर क्या बता रहा है, इंस्पायर में देखिए आई से डिनोट कर रहे हैं कि आप कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ। ठीक है, इसकी डिस्कशन होगी। एंड से ये आपने फुल फॉर्म नहीं याद रखनी, बस ये याद रखना है कि इंस्पायर नाम का ये WHO और यूनेस्को इन तीनों के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसमें आई मतलब इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज, सेफ एनवायरनमेंट, पेरेंट एंड केयर गिवर सपोर्ट, इनकम एंड इकोनॉमिक स्ट्रेंथनिंग, मतलब सारा फोकस बच्चों के ऊपर किया जाएगा सच दैट जो बच्चे होंगे उनके ऊपर वायलेंस मिनिमम हो, ठीक है, ना के बराबर ही हो। नेक्स्ट आगे देखिए, अब इनके अकॉर्डिंग 89% जो कंट्रीज हैं उन्होंने असाइन की है रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट चिल्ड्रन फॉर मल्टीपल सेक्टर्स। It states that 89% of country assigned responsibility of addressing the violence against child to multiple sector, among them education। उन्होंने बताया कि 89% कंट्रीज जो 185 कंट्रीज में से 189% कंट्रीज ये कह रही हैं कि बच्चों के ऊपर जो वायलेंस हो रहा है वो हमें किस किस सेक्टर में ज्यादा दिख जाता है, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर, जस्टिस, सोशल सेक्टर, इनमें ज्यादातर हम देख रहे हैं कि वायलेंस उनके ऊपर होता नजर आता है। नेक्स्ट, it mentioned 80% of nations have at least one national action plan to prevent the violence against children। तो 80% नेशंस में देखा उन्होंने कम से कम एक तो एक्शन प्लान अभी भी चल रहा है जो कि बच्चों को प्रोटेक्शन दे रहा है वायलेंस के अगेंस्ट। इट शोज दैट ओनली सिर्फ 1/5, मतलब 155 में से 1/5, 51 कंट्रीज लगा लीजिए, 1/5 ऑफ द कंट्रीज हैज फुली फंडेड नेशनल एक्शन प्लान्स टू दैट कंटेन्स द स्पेसिफाइड, मतलब 1/5 कंट्रीज ही ऐसी हैं जो कि इनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर रही हैं, जो कि ये इंस्पायर के द्वारा बताए गए पॉइंट्स उनको वो ध्यान देती है। ओनली 56 कंट्रीज आर प्रोवाइडिंग सम नेशनल सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट। अभी इंस्पायर स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए 56% कंट्रीज ने अभी योगदान दिया है। तो ये एक रिपोर्ट सी जारी की है, तो आपने ये रिपोर्ट को एक बार रीड करना है और इसमें बस यही याद रखना है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा लॉन्च की गई है। तीन ऑर्गेनाइजेशन इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं, एक तो ये आपने याद रखना है, प्लस इसकी जो रिपोर्ट आई है 155 कंट्रीज के ऊपर है, और इंस्पायर ये स्ट्रेटजी लगा रही है। तो इंस्पायर आपने ये याद रखना है इन तीनों को, बस आपने ये मेन फोकस आपने करना है इन पॉइंट्स के ऊपर। नेक्स्ट देखिए आगे, यूनाइटेड यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 2% इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शिशु लोन्स। तो देखिए आप लोगों ने एक पढ़ी होगी
एक हमारा बैंक है जिसको बोलते हैं सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो सिडबी की एक सब्सिडरी है मुद्रा, ठीक है, जिसकी स्कीम भी आपने सुनी होगी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, आपने सुनी होगी प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके तहत 3 कैटेगरीज में लोन प्रोवाइड किया जाता है, शिशु, किशोर एंड तरुण। ठीक है, जिसमें शिशु जिनको लोन 50,000 रुपीज तक का चाहिए होता है, ये शिशु कैटेगरी में आते हैं। किशोर कैटेगरी में आने वाले 50,000 टू 5 लाख हो गया, और 5 to 10 लाख किशोर तरुण कैटेगरी के हो गए। ठीक है, तो ये इन्होंने बताया कि आफ्टर ये जो लॉकडाउन का समय जो चल रहा है, ये लॉकडाउन के समय में जो शिशु कैटेगरी के क्लाइंट होंगे, ठीक है ना, मेनली फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है, शिशु कैटेगरी के क्लाइंट्स के ऊपर। अगर वो अपना प्रॉपरली अपना वो दे रहे हैं, अपनी किस्त वापस इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, तो हम उनको 2% तक का सब्सिडी देंगे इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो ये याद रखना है, यूनियन कैबिनेट ने सब्सिडी कितनी देनी है, 2%, और वो किस कैटेगरी के लिए है, शिशु कैटेगरी के लिए है। ठीक है, ये शिशु कैटेगरी जो कि 50,000 रुपए तक का लोन इनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये पॉइंट ही डिस्कशन किए जा रहे हैं। तो सिडबी के द्वारा ये सारा किया जाता है। तो सिडबी की ही सब्सिडरी है मुद्रा, ठीक है, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक। ठीक है, सिडबी जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश में, और सिडबी के चेयरमैन कौन है, मोहम्मद मुस्तफा। चलिए देखिए आगे। और इसमें ये भी बताया जा रहा है कि जो इसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर जो बर्डन आ रहा है वो 1542 करोड़ रुपीस का आएगा, मतलब जो ये सब्सिडी देंगे 2% की। ठीक है जी, और उसमें ये भी बताया जा रहा है एक्स्ट्रा पॉइंट्स के 31 मार्च से लेकर, ये डेट्स बताई गई है कि कब से लेकर कब तक जिनका लोन चल रहा है और वो प्रॉपर वे से चल रहा है, दे पा रहे हैं किस्त, ये तो नहीं वो तोड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे वो कैटेगरीज बताई गई है कि कैसे हम देखेंगे और किस मापदंड को देखते हुए हम उनको 2% की सब्सिडी देंगे। ठीक है, तो ये सारे बेसिक डिटेल्स यही बताई गई है। ठीक है, और इसमें सिडबी बैंक ये सारा देख रहा है, और ये कोविड-19 के अकॉर्डिंग उन्होंने, माहौल के अकॉर्डिंग ये स्कीम उन्होंने लॉन्च की है। नेक्स्ट अगली रिपोर्ट देखिए। अगली रिपोर्ट जैसे हमने लास्ट वीक से पिछले वीक पढ़ा था, एक क्यूएस रिपोर्टिंग हुई थी, क्वेचुअल असाइनमेंट रिपोर्ट, जिसके अकॉर्डिंग टॉप पे जो यूनिवर्सिटी थी, अब तो आपको अच्छे से याद हो चुकी होगी, वो यूनिवर्सिटी है एमआईटी। ठीक है, यूएसए की एमआईटी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही। अब इसी के अकॉर्डिंग इंडिया की जो टॉप पे थी, मतलब वर्ल्ड पे 172 रैंक था, और इंडिया की जो टॉप पे थी वो कौन सी थी, आईआईटी मुंबई, है ना, आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, वो टॉप पे थी। वेयर एज एक रिपोर्टिंग हमने पढ़ी थी उससे पहले के, जो हमारे एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च की गई थी, ठीक है, एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। इसके अकॉर्डिंग हमारी इंडिया की ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे यूनिवर्सिटी कौन सी थी, इंस्टीट्यूट कौन सा था, आईटी मुंबई। नो, हाँ जी, एचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा जो रिपोर्ट लॉन्च की गई थी उसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पे है ओवरऑल कैटेगरी में। आपको बताया था 10 कैटेगरीज हैं इसके अंडर, चाहे डेंटल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज थी। एक कैटेगरी थी ओवरऑल, मैंने आपको बताया था एक ओवरऑल आपने याद रखनी है, एक आपने याद रखनी डेंटल वाली। तो आपने ओवरऑल वाली बतानी है कौन सी ओवरऑल में टॉप पे रही यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट। तो करेक्ट आंसर है तरुण जी का बिल्कुल सही है, मनप्रीत जी का बिल्कुल सही है, दीक्षा जी का सही है। तो आईआईटी मद्रास, तो आपने याद रखना है आईआईटी मद्रास। आपने बस ये याद रखना है ये रिपोर्ट किसके द्वारा मैं बात कर रहा हूँ, तो ये एचआरडी के द्वारा लॉन्च की गई रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग। तो आपको पीडीएफ भी साथ साथ देता जा रहा हूँ, एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, तो एचआरडी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग टॉप पे जो हमारी इंडिया की है वो कौन सी है, आईआईटी मद्रास। या डेंटल में थी मौलाना आजाद। ठीक है जी, चलिए आगे। तो ऐसे ही सिमिलरली एक है द हायर इंस्टीट्यूट, ठीक है, द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, जो कि रिपोर्ट रिलीज करता है। तो उन्होंने इस साल जो रिपोर्ट रिलीज किया, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट रिलीज की है, जिसमें पिछले वो इंस्टीट्यूट्यूट जो भी पिछले 50 सालों में ही बने हैं, ठीक है, मतलब वो यंगर ही हुए, जो बहुत ही ज्यादा पुराने नहीं है, मतलब पिछले 50 सालों में ही बने यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रिपोर्ट लॉन्च की गई है इनके द्वारा, दा के द्वारा। तो आपने सुना होगा द हायर एजुकेशन, एक ये भी एक ब्रांच है जैसे क्यूएस है, तो ये भी एक रिपोर्ट रिलीज किया करती है। तो इन्होंने 414 यूनिवर्सिटीज के ऊपर सर्वे किया, और इंडिया की कोई भी पहली 50 में नहीं आई है। तो जो पहले 100 में आई है उनका नाम देखिए। तो आपने ये याद रखना है यंगेस्ट, तो यंग यूनिवर्सिटीज की रिपोर्ट है ये। डिफरेंस समझ पा रही हो ना, ये बात नहीं हो रही कि सबसे टॉप पे कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि यंग यूनिवर्सिटीज में ये जो रिपोर्ट इसके द्वारा लॉन्च की गई है, ये यंग यूनिवर्सिटीज में जो पिछले 50 साल में बनी होंगी उसकी बात हो रही है। तो उसमें जो टॉप पे रही है वर्ल्ड में, तो वो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है,
द हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉप पर है। और भारत की जो टॉप पे रही है वो है आईआईटी रोपड़, ठीक है ना, आईआईटी रोपड़, इसका रैंक वर्ल्ड वाइड 62 है। और सेकंड है 64th रैंक पे आईआईटी इंदौर, ठीक है, आईआईटी इंदौर। तो ये नई यूनिवर्सिटीज हैं, मतलब पिछले 50 सालों में सारी बनी होंगी। तो इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टॉप पर जो यूनिवर्सिटी रही वो कौन सी है, हांगकांग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वेयर एज इंडिया की जो टॉप पर रही है उसका रैंक वर्ल्ड में 62nd है, वो है आईआईटी रोपड़, ठीक है, आईआईटी रोपड़। चलिए, तो ये आपने बेसिक इतना ही इसमें देखना है। नेक्स्ट अब हम आते हैं वन लाइनर्स पे। तो आपको मेन मेन जो फैक्ट थे वो पिछले स्टोरी वाइज वो तो अब आपको क्लियर है। तो आज के लेक्चर में मैंने ये पूरी पीडीएफ कंप्लीट कराने का टारगेट रखा है, तो कोशिश करेंगे पूरी की पूरी पीडीएफ आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है जी। तो अगली न्यूज देखिए, नेशनल पे आ जाइए। तो नेशनल वन लाइनर न्यूज़ में हम आते हैं। तो नेशनल न्यूज में देखिए, सबसे पहले हमारे एक मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह। तो जितेंद्र सिंह जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंटी उधमपुर उधमपुर है जम्मू कश्मीर में। तो आप मुझे बताइए ये मिनिस्टर किस मिनिस्ट्री के हैं, उधम सिंह और जितेंद्र सिंह, सॉरी, जितेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री कौन सी है? जितेंद्र सिंह में भी आप लोगों ने देखे होंगे नरेंद्र मोदी जी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं साथ में, तो हिंट मिल गया बहुत बड़ा। तो इनके पास तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट तो हैं पीएमओ के, पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेस पेंशन के, ठीक है। तो मैं पूछ रहा हूँ ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज किसके हैं? हाँ जी, ऑडिबल है सबको? यस यस ऑडिबल है हाँ जी, सर। हाँ जी। सो तरुण जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया। सो मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, ठीक है, डोनर याद रख लीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, सो डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन डोनर के मिनिस्टर कौन है? जितेंद्र सिंह। तो उन्होंने अभी रिसेंटली क्या किया, उन्होंने रिसेंटली अभी इनॉग्रेट किए दो ब्रिजेस, एक देविका और एक पुनेजा। देविका पुनेजा जम्मू कश्मीर में उधमपुर और डोडा रीजन में। तो ये आप छोड़ सकते हैं, बस ये याद रखना है, इन्होंने देविका और पुनेजा में दो ब्रिजेस इनॉग्रेट किए जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह जो कि हमारे मिनिस्टर किसके हैं, मिनिस्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड पीएमओ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस, मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ, ठीक है जी। चलिए सेकंड न्यूज देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि हमारे मिनिस्टर आते हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो आपने सुना होगा नाम महेंद्र नाथ पांडे, ये भी हमारे मिनिस्टर हैं महेंद्र नाथ पांडे। तो महेंद्र नाथ पांडे के पास मिनिस्ट्री कौन सी आती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने आईबीएम के साथ मिलकर, ठीक है, आईबीएम के साथ मिलकर एक डिजिटल फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है जिसका नाम क्या है, स्किल बिल्ड री इग्नाइट, ठीक है। इग्नाइट मतलब एक तरीके से मोटिवेट करना, और री इग्नाइट कर दिया, तो स्किल बिल्ड री इग्नाइट, इग्निशन वैसे आग को कहते हैं ना, आग लग, मतलब एक तरीके से स्टार्ट कर दिया। तो आईबीएम ऊर्जा पर स्टार्ट बना दी है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर ने आईबीएम के साथ मिलकर कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया है, स्किल बिल्ड री इग्नाइट। तो ये आपने याद रखना है, स्किल बिल्ड री इग्नाइट। और हमारे मिनिस्टर कौन है स्किल डेवलपमेंट के, महेंद्र नाथ पांडे, महेंद्र नाथ पांडे। और जितेंद्र सिंह किस डिपार्टमेंट के हैं, डोनर, DONER, डिपार्टमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। नेक्स्ट, रिपब्लिक ऑफ माली। तो अभी रिसेंटली हमारा बहुत एक PSU है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ठीक है। उन्होंने रिपब्लिक ऑफ माली, माली एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल बामाका और करेंसी फ्रैंक है, ठीक है। माली कंट्री जिसकी कैपिटल बामाका और करेंसी फ्रैंक है, वहां पर हमारे NTPC ने एक क्या कहते हैं प्रोजेक्ट चलाना है सोलर पावर का, सोलर पावर प्लांट लगाना है, कितने मेगावाट का, 500 मेगावाट का। हमारे NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने रिपब्लिक ऑफ माली, माली जिसकी कैपिटल बामाका, वहां पर 500 मेगावाट सोलर पार्क चलाना है, ठीक है। ये मेरा बार बार रिपीट करने का मकसद यही है कि आपके दिमाग में पक्का फंस जाए ये चीजें, ठीक है जी। चलिए आगे, नीति आयोग हैज फॉर्म्ड अ पैनल टू डेवलप अ जॉब प्लेटफॉर्म फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। सो माइग्रेंट लेबर्स के लिए नीति आयोग ने एक क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म बनाना है, अलोंग विद बड़ी बड़ी टेक कंपनीज हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड टेक महिंद्रा। सो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट एंड टेक महिंद्रा के साथ मिलकर नीति आयोग जो कि हमारा थिंक टैंक है, तो उन्होंने एक माइग्रेंट लेबर्स के लिए एक प्लेटफॉर्म जारी करना है, ठीक है, बहुत ही जल्द, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अभी करेंगे तो नाम क्या होगा वो देखेंगे। तो नीति आयोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और टेक महिंद्रा के साथ नीति आयोग मिलकर ये काम करेगी। नेक्स्ट आगे,
लाइन ऑफ क्रेडिट, तो देखिए हुआ क्या, लाइन ऑफ क्रेडिट आप समझते हैं कि एक पेशकश की जाती है अगर किसी कंट्री को कोई प्रोजेक्ट के लिए पैसा चाहिए हो। तो लाइन ऑफ क्रेडिट इंडिया ने निकारागुआ, निकारागुआ एक कंट्री है जिसकी कैपिटल है मनगुआ, मानागुआ, मानोगुआ। तो इस निकारागुआ कंट्री के लिए इन लाइन ऑफ क्रेडिट, एग्जिम बैंक, हमारा एक एग्जिम बैंक है, तो उस एग्जिम बैंक ने कितनी अमाउंट रखी है, 20.10 या 20 मिलियन, रफली याद रख लीजिए, 20 मिलियन यूएस डॉलर। तो 20 मिलियन यूएस डॉलर हमारा एग्जिम बैंक देगा वहां की डेवलपमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट किसके लिए, गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ निकारागुआ। तो वहां पर क्या है, एक हॉस्पिटल बनाना है, तो एक्सटेंडेड द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल इन निकारागुआ। ठीक है, तो निकारागुआ के लिए इंडिया के एग्जिम बैंक ने कितना अमाउंट रखा है, 20 मिलियन डॉलर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमारे एग्जिम बैंक ने मालावी, एक कंट्री है मालावी, ठीक है, मालवी, मालवी कंट्री सुनी हुई, मलावी भी बोल देते हैं, मालवी कंट्री के लिए एग्जिम बैंक ने कितना अमाउंट रखा था, जल्दी से बताइए। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था मालवी कंट्री के लिए इंडिया के एग्जिम बैंक ने कितना अमाउंट रखा था। तो 3 कंट्रीज आपने याद रखनी है जो कि जिनको एग्जिम बैंक LAC दे रहा है। एग्जिम बैंक आपने सुना होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में बना था एग्जिम बैंक। डेविड, डेविड नाम के रस्किन, डेविड रस्किन इनके इस समय के MD CEO है, ठीक है जी, मुंबई इसका हेडक्वार्टर। तो एग्जिम बैंक ने 3 कंट्रीज को LAC दिया है, तो ये याद रखना है तीनों नाम। एग्जिम बैंक ने 3 कंट्रीज को, ये तीनों वैल्यूज भी याद रखनी है और कंट्रीज के नाम भी याद रखने हैं। सबसे पहले निकारागुआ, निकारागुआ, निकारागुआ को 20 मिलियन यूएस डॉलर, निकारागुआ को कितना अमाउंट दे रहा है, 20 मिलियन यूएस डॉलर। वेयर सेकंड कंट्री मल्लवी, मल्लवी या मलावी, मालवी कंट्री के लिए 216 मिलियन डॉलर, 216 मिलियन डॉलर मालवी कंट्री के लिए 216 मिलियन डॉलर। वेयर एज एक कंट्री है क्यूबा, क्यूबा के लिए 75 मिलियन डॉलर, 75 मिलियन डॉलर। ये एग्जिम बैंक, इंडिया का एग्जिम बैंक, इनके लिए ये इतनी अमाउंट रिलीज करेगा, ठीक है। सो 20 मिलियन डॉलर, निकारागुआ, कैपिटल मानागुआ, ठीक है, कर्डोबा, कर्डोबा यहाँ की करेंसी है, ठीक है। ऐसे क्यूबा, हवाना और मालवी की कैपिटल क्या है, क्वाचा, नहीं करेंसी है क्वाचा, और मालवी, हाँ जी, मालवी की कैपिटल क्या है, हाँ जी, मालवी की कैपिटल क्या है, लिलोंगवे है, आई होप सो, आई थिंक सो, लिलोंगवे है ना, कैपिटल ऑफ निकारागुआ, लिलोंगवे, हाँ जी, वही मेरे माइंड में आ रहा था, हाँ जी, मानागुआ, निकारागुआ की मानागुआ, मालवी की लिलोंगवे और क्यूबा की हवाना, ठीक है जी। चलिए आगे, फ्रांस, फ्रांस, इमैनुअल मैक्रोन, जिन्होंने लास्ट ईयर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 समिट में इनवाइट किया था। तो फ्रांस के जो फ्रांस ने अभी रिसेंटली इंडिया को लोन एग्रीमेंट कितना दिया है, 200 मिलियन यूरो, कि हम आपको 200 मिलियन यूरो का लोन देने को तैयार हैं, दे रहे हैं एक तरीके से, कि आप कोविड-19 के अगेंस्ट अपने आप को बूस्ट कर पाए। इसका एम यही है कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की कैपेसिटी बढ़ा पाए। तो किस कंट्री ने इंडिया को 200 मिलियन यूरोज देने का ये प्लान किया है, तो किसने दिया, मीन्स साइन हुआ है, तो वो कंट्री कौन सी है, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस ने। और चलिए बताइए, फ्रांस और जर्मनी के नॉर्थ में मतलब सेंटर कंट्री कौन सी आती है, अगर ये फ्रांस है, ये जर्मनी है, तो यहाँ पर कौन सी कंट्री आती है बीच में, जहां पर ये जर्मनी ने World War II में अपनी सेना खड़ी कर दी थी और इसके थ्रू यहाँ से फ्रांस में घुसा था और पेरिस पे हमला किया था। तो बताइए ये कौन सी कंट्री बीच में पड़ती है। हाँ जी, हरी अप स्टूडेंट्स, जल्दी से बताइए, फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी कंट्री पड़ती है। ऑस्ट्रिया, नो, नो, फ्रांस और जर्मनी के बीच में, नॉर्थ में मैं पूछ रहा हूँ, ये वाली साइड में, डायरेक्शन समझ लेना, मैं डायरेक्शन कौन सी दे रहा हूँ। फ्रांस और जर्मनी के बीच में ये वाला रीजन जो ऊपर देख लीजिए, ये मत कहना सर आपने तो यहाँ पर कहा था, नहीं जी आपने यहाँ पर कहा था, सर आपने तो यहाँ पर बोला था, मैं अभी कह रहा हूँ यहाँ पर बोल रहा हूँ, ये वाला रीजन, ठीक है। बेल्जियम, बेल्जियम होगा, हाँ जी, वेरी गुड। तो जिनका बेल्जियम आंसर आ रहा है, क्या ये कौन सा सॉल्व कर रहे हो, है ना, तो आपको याद होगा बेल्जियम, बेल्जियम कंट्री है यहाँ पर फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ठीक है जी, ये सॉरी जर्मनी। चलिए आगे आ जाइए, ठीक है, बेल्जियम पड़ता है। नेक्स्ट,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ शिपिंग, तो हमारे मिनिस्टर ऑफ शिपिंग कौन है? मनसुख मंडविया। तो उन्होंने अभी रिसेंटली इंडिया का पहला वर्चुअल वर्चुअल अब आप समझ चुके हैं, बहुत बार ये वर्ड यूज हो रहा है कि G20 की जितनी भी समिट हुई है वो सारी वर्चुअल हो चुकी है। तो G20 की समिट इस साल कहाँ पर हुई है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, तो आपने याद रखना है G20 की समिट इस साल कहाँ पर हुई है? सऊदी अरेबिया में। बहुत सारी समिट हो चुकी हैं। ठीक है, मतलब इसके डिवाइड पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, तो हर पार्ट इसका सऊदी अरेबिया वर्चुअली इसको कंडक्ट कराते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो इसीलिए वर्चुअल वर्ड बहुत कॉमन हो चुका है, वर्चुअल वेबिनार, ऑनलाइन, ये सारा कुछ। तो फर्स्ट वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 जो कि फिक्की के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, तो उसको अभी इंट्रोड्यूस किसने किया? हमारे शिपिंग मिनिस्टर मानसुख मंडविया। तो मानसुख मंडविया जो कि पिछले साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डावोस की मीटिंग में भी गए थे। ठीक है, मानसुख मंडविया। ठीक है, मानसुख मंडविया गए थे। ठीक है जी, तो फिक्की की बात कीजिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, और इसके चेयरपर्सन कौन है इस समय? संजीता रेड्डी। ठीक है, फिक्की की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मानसुख मंडविया। और जब ये डावोस में गए थे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वहां पर एक अवार्ड दिया गया था, क्रिस्टल अवार्ड। क्रिस्टल अवार्ड किसको दिया गया था? हमारी दीपिका पादुकोण को, दीपिका पादुकोण। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट। फूड प्रोसेसिंग एडिशन ऑफ एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम। ठीक है जी, हमारे जो मिनिस्टर है हरसिमरत कौर बादल। ठीक है, हरसिमरत कौर बादल बठिंडा से। ठीक है जी, तो इसमें देखिए एक हमारे देश की है, इंडिया की एक वो ग्रुप है इन्वेस्ट इंडिया। ठीक है ना, इन्वेस्ट इंडिया वो क्या करता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट जो करने वाले हैं उनको ढूंढता है। ठीक है, और अलग अलग ये मीडियम प्रोवाइड कराता है और उनको रेड टैपिज्म से बचाने के लिए ये हेल्प करता है। तो फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर जो हमारे हरसिमरत कौर बादल, उन्होंने एक फूड प्रोसेसिंग एडिशन लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम। एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम। तो ये किनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? हमारे हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। तो आपने ये देखा होगा इन्वेस्ट इंडिया, तो इसके ऊपर भी स्टडी कीजिए। इन्वेस्ट इंडिया हमारी एक ग्रुप है इंडिया का जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोशन और जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको उसकी बातचीत की जाती है। ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट किसी भी सेक्टर के लिए हो, इन्वेस्ट इंडिया एक ब्रांच बनाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। चलिए नेक्स्ट आगे। इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्री ऑफ ओरिजिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आपने कि जैसे हम ऑनलाइन कोई भी सर्विसेज लेते हैं, फ्लिपकार्ट या कुछ भी अमेजोन जिससे भी लेते हैं, तो ऐसे हमारे इंडिया का एक गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी बनाया हुआ है ना। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस भी बनाया गया है। तो इसमें अब क्या हुआ कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या कहा कि अब से क्या होगा, जितने भी हमारे गुड्स होंगे जो बाहर से आ रहे हैं, तो उनको अपना ओरिजिन बताना पड़ेगा। ठीक है, अपना ओरिजिन बताना पड़ेगा अगर इसके ऊपर वो आकर बेचते हैं कि ये कहाँ से प्रोडक्ट बनकर आ रहा है। ठीक है, मतलब मेनली आप समझ रहे हो ना कि चाइना को घेरना है, तो कोई भी प्रोडक्ट होगा अगर लिखा आएगा कि ये इस कंट्री से, हमारा माइंड में थोड़ा चेंज हो जाएगा कि ये इस कंट्री से बना हुआ है, तो हम उस अकॉर्डिंग खरीदेंगे। तो ऐसा एक पॉइंट रहा। और दूसरा इन्होंने थोड़ी वहां पर क्या कहते हैं, देखने के लिए कि किस किस कंट्री से, ये अवेयरनेस बताने के लिए लोगों को कि कहाँ से कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसके लिए ये इन्होंने लॉन्च किया है। इंफॉर्मेशन अबाउट कंट्री ऑफ ओरिजिन हैज मैंडेटेड, तो इस चीज को उन्होंने अब कंपलसरी कर दिया बाय फॉर द सेलर्स बाय द गवर्नमेंट ई कॉमर्स, बाय गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, सॉरी, a special purpose vehicle under the Ministry of Commerce and Industry। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया। हमारे मिनिस्टर कौन है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के? तो जल्दी से बताइए हमारे मिनिस्टर कौन है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के? तो द सेलर हैव बीन एडवाइज टू मेंशन इंफॉर्मेशन अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, किस कंट्री से वो प्रोडक्ट बनकर आया है। ऑल न्यू प्रोडक्ट्स, अब जितने भी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पे आएंगे तो उसके ऊपर ये किस देश से बनकर आए ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और ये देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस मैंडेटरी कर दिया गया है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इस चीज को बताया। तो हमारे मिनिस्टर है कौन इस समय? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल। तो आपने ये याद रखना, वेरी गुड मंत्री जी। तो हमारे मिनिस्टर कौन है इस समय? कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के पीयूष गोयल। नेक्स्ट, इंडिया ने प्लेज किया है कि $10 मिलियन हम देंगे किसके लिए? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। ठीक है, तो पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज के लिए जो फंड दिया जाएगा वो कितना दिया जा रहा है इंडिया के द्वारा? तो अभी इंडिया ने प्लेज किया है, तो वो कितना दिया जाएगा? $10 मिलियन। तो आपके लिए एक क्वेश्चन है मेरे मेरे से कि आप मुझे बताइए कि वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब होता है और इस साल उसका थीम क्या था?
वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब होता है और इस साल उसका थीम क्या था? वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, अभी मैं आपको सारे पूरे जून मंथ के सारे डेज एंड डेट आपको याद करवाऊंगा। अभी हम जून मंथ के सारे आपको मैंने लास्ट 3 हफ्ते के लगातार दिए हैं, आपने आई होप याद कर लिए होंगे। सो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वेरी गुड, 20th जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20th जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और इस साल वर्ल्ड रिफ्यूजी डे का जो थीम था वो क्या था? एवरी एक्शन काउंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी एक्शन काउंट्स, एवरी एक्शन काउंट्स, ये इस साल का थीम था। ठीक है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे इस साल 20 मतलब हर साल 20 जून को मनाया जाता है और इसका थीम इस साल क्या था? एवरी एक्शन काउंट्स। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट। तो अभी देखिए कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसके ऊपर मल्टीपल न्यूज आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि एक कैंपेन चलाया गया, नेविगेटिंग दी न्यू नॉर्मल। नेविगेटिंग दी न्यू नॉर्मल, ये अब जो सीरीज चल रही है अनलॉक इंडिया, है ना? तो पहले लॉकडाउन वाला चल रहा था, अब अनलॉक सीरीज होगी, ठीक है ना? पार्ट 1 2 3 अब ये ऐसे चलता जाएगा। तो अनलॉक इंडिया के लिए नेविगेटिंग दी न्यू नॉर्मल, अब जो नए हमारे पास मापदंड आएंगे, अब जो सोसाइटी में थोड़े चेंजेस आएंगे, तो उसको प्रमोट करने के लिए हमारी नीति आयोग ने पार्टनरशिप किन किन के साथ की है? पहली बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ, दूसरा अशोका यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सोशल बिहेवियर चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन सब ने मिलकर मतलब नीति आयोग ने ये कैंपेन स्टार्ट करना है और इसका नाम क्या है? नेविगेटिंग दी न्यू नॉर्मल। कि अब हम अनलॉक हो रहे हैं लेकिन हमें उतनी ही सावधानी रखनी पड़ेगी, बिकॉज अब लॉकडाउन से इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। लॉकडाउन से हमारा जो रेवेन्यू इकोनॉमी पे जो असर पड़ रहा है, तो वो इकोनॉमी फॉल होती जा रही है, तो लॉकडाउन इसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा। तो इसके साथ साथ हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा काम के लिए। तो बाहर निकलेंगे तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा? सेफ्टी। तो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने ही पड़ेंगे और काम करना ही पड़ेगा। तो देश की इकोनॉमी को स्टैगरिंग जो हो चुकी है, स्टैगर सिचुएशन में है, लड़खड़ा रही है, तो उसको सही करने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, बट हम सबको प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी के साथ चलना पड़ेगा। तो इसकी ही बात की जा रही है, नेविगेटिंग दी न्यू नॉर्मल। तो आप खुद ही सोचिए कि बिना बाहर निकले तो ये अब पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना? कितनी देर हम गुजारा कर सकते हैं? तो बाहर निकलना पड़ेगा ही, बट हमें सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, तो उसी की बात की जा रही है नीति आयोग के द्वारा कि हमें मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स, इन सब की इंपॉर्टेंस रखनी पड़ेगी। तो मे बी हमें एडेप्टेबिलिटी करनी पड़ेगी, अडेप्ट होना पड़ेगा इस सिचुएशन के साथ। जैसे कभी भी हम इकोसिस्टम पढ़ते हैं ना, कि जब भी बदलाव आता है तो हमें उसके साथ अडेप्ट होना पड़ता है। तो प्रॉब्लम्स आती हैं तो प्रॉब्लम्स को फेस भी करना पड़ेगा और अडेप्ट होना पड़ेगा। तो अडेप्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट भी यहाँ पर जिक्र किया जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। हमारे यूनियन मिनिस्टर किसके? पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। तो यूनियन मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने अभी इनॉग्रेट किया प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर। तो ये कहाँ पर इंडियन ऑयल के द्वारा कहाँ पर किया गया? पारादीप, ओडिशा में। सो प्रोडक्ट एप्लीकेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर, ये स्पेशली फोकस किया जाता है हमारे जो क्रूड ऑयल, इन सभी चीजों के ऊपर, तो इनके ऊपर फोकस किया जाएगा। तो अभी रिसेंटली पारादीप ओडिशा में किसने लॉन्च किया इसको? इंडियन ऑयल के द्वारा। तो ये लॉन्च किया है हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस प्लस स्टील इन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं। तो जल्दी से बताइए मुझे ओडिशा के फैक्ट। हाँ जी स्टूडेंट्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम फैक्ट मुझे बता के दिखाइए, ओडिशा के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? ओडिशा के बारे में आप क्या क्या जानते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बात बताइए कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं। सिर्फ ओडिशा स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं, ओडिशा की क्या क्या नॉलेज है। जैसे आप कुछ भी बता सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी सोशल स्कीम्स चल रही हैं, कैपिटल क्या है, करेंसी, गवर्नर कौन है, सीएम कौन है, इसमें जैसे कोई फेमस टेम्पल है जैसे कोणार्क सन टेम्पल, वो 10 रुपए के नोट के ऊपर बना। तो कुछ भी, जितनी भी नॉलेज आपको पता है ओडिशा के बारे में, जल्दी से बताइए मुझे। मैं देख रहा हूँ आप सबके कमेंट, सभी के देख रहा हूँ। तो स्टार्ट विद द जसकिरण जी। सीएम नवीन पटनायक, मनप्रीत जी स्टेट एंथम, अभी इनका उत्कला लॉन्च हुआ है, ठीक है, वेरी गुड। अभी हमने लास्ट वीक भी पढ़ा था इसके बारे में, ये बहुत अच्छी न्यूज आपने बताई। सीएम नवीन पटनायक, कैपिटल भुवनेश्वर,
राजप्रभा फेस्टिवल, ये हमने लास्ट वीक पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजप्रभा फेस्टिवल आप सबने याद रखना है। राजप्रभा फेस्टिवल बहुत ज्यादा चांसेस है एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि ये हमारे हेरिटेज कल्चर से रिलेशन रखता है। राजप्रभा फेस्टिवल कहाँ से कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है ये याद रखना आपने। उड़ीसा का फेस्टिवल है भुवनेश्वर। रूपिका मैम, तरुण भुवनेश्वर कैपिटल है। भुवनेश्वर 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 भुवनेश्वर। रथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, करण जी वेरी गुड। रूपिका जी, कल्चरल एंड ट्राइब्स यहाँ की फेमस है। आपने एक रसगुल्ला सुना होगा जो कि यहाँ का जीआई टैग है, ये आप याद रख सकते हो। जगन्नाथ टेम्पल है। गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है, वेरी गुड। चलिए ठीक है जी। चलिए और देखिए आप इसमें क्या क्या रख सकते हैं। 147 यहाँ की स्टेट असेंबली है, गवर्नर गणेशी लाल। कोनार्क टेम्पल, वेरी गुड रविंदर जी। चलिए ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है जी, आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताए हैं। तो फिर भी मैं ट्राई करता हूँ, मे बी अगर आपको थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए। तो अगर स्टेट की बात की जाए, उड़ीसा स्टेट, कैपिटल आप सबको पता है भुवनेश्वर है। सीएम आप सबको पता है नवीन पटनायक है। गवर्नर आप सबको पता है गणेशी लाल है। ये पॉइंट क्लियर है। यहाँ पर एक क्या कहते हैं नेशनल पार्क है जिसका नाम है भित्रकनिका नेशनल पार्क, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन यहाँ की फेमस है। यहाँ पर भित्रकनिका हो गया, हाँ जी। फिर उसके बाद यहाँ पर आप सिंपली पॉल आप पढ़ सकते हो। सिंपली पॉल यहाँ का पार्क फेमस है। यहाँ पर एक टर्टल्स कौन से आते हैं, टर्टल्स नेस्टिंग करने आते हैं। सर हाँ सर जी जी सर जी, मैंने जहां तक पढ़ा है कि सर जो इरावदी डॉल्फिन है ना, वो इरावदी रिवर के पास ही रहती है। वो हाँ जी हाँ मतलब जी पंजाब इंडिया के कोस्ट में तक नहीं आती। वो सिर्फ हाँ इरावदी, पिछले साल न्यूज में था ना, हाँ जी हाँ जी। इसीलिए जहाँ तक मुझे पता है। एक बार आप भी सर फैक्ट चलिए बता ठीक 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 है जी, ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी, मैं एक बात कर रहा था अभी। ये पूछ लिया गया था कि पिछले साल यूपीएससी में कि हाँ जी, इरावदी जो डॉल्फिन है ना, ये कौन सी नदी में पाई जाती है। इरावदी नदी कहाँ पर है? ये अपनी वहां पे म्यांमार के पास में। ठीक है। चलिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी आप पॉइंट एक पिछले, बता रहा था आपको। हाँ जी स्किप करा दिया पॉइंट। चलिए, यहाँ के फेमस टेम्पल है कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ, हाँ, ऑलिव रेडली टर्टल्स, वेरी गुड। अभी अभी किसी ने कमेंट किया है, हाँ दीक्षा जी। ऑलिव रेडली टर्टल्स यहाँ के फेमस है, जो यहाँ पर नेस्टिंग करने आते हैं। आपने याद रखना ऑलिव रेडली टर्टल्स, जो यहाँ पर नेस्टिंग करने आते हैं, ये नाम याद रखना ऑलिव रेडली टर्टल्स। नेक्स्ट कोणार्क सन टेम्पल, जगन्नाथ सन टेम्पल। अगर आप गुरु नानक देव जी उदासियां पढ़ेंगे, 4 डायरेक्शंस में जाती हैं, तो एक डायरेक्शन जब वो ईस्ट में आते हैं वो जगन्नाथ में भी आते हैं। जगन्नाथ में यहाँ पर आपने आरती सुनी होगी गुरु नानक देव जी की, जो आप जब आप लिटरेचर पढ़ोगे वहां पर गुरु नानक देव जी की जपजी साहेब, ठीक है, आपने आशा दीवार, और एक पढ़ोगे आरती, आरती ओंकार, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। तो ये जगन्नाथ वाली साइड में है, जगन्नाथ, कोणार्क सन टेम्पल, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कहाँ के, उड़ीसा वाली साइड के, ठीक है। बाकी और बहुत सारी स्कीम्स हैं। राजप्रभा यहाँ पर है, ठीक है, राजप्रभा यहाँ पर है। तो राजप्रभा फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जा रहा है। इरावदी डॉल्फिन्स आर फाउंड इन चिल्का लेक ऑफ उड़ीसा, हाँ जी तरुण जी सही है जी। वन ऑफ द 4 धाम्स अकॉर्डिंग टू हिंदू, हाँ जी 4 धाम यहाँ पर, 4 धाम यात्रा जब हम करते हैं, नॉर्थ में ये उत्तराखंड में, साउथ में रामेश्वरम में, ईस्ट में जगन्नाथपुरी की होती है, और वेस्ट में जो होती है वो कहाँ पर होती है, ये इधर हमारे गुजरात वाली साइड में, ठीक है। चलिए ठीक है जी। तो ये बेसिक सी हमने बात की है, तो उड़ीसा की बात होगी, ठीक है। ऐसे हम किसी भी स्टेट का जिक्र कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम हम आपस में नॉलेज शेयर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे एक दूसरे से पॉइंट डिस्कशन से मैं भी कुछ सीख सकता हूँ, और आप भी, मेरे पास जितना होगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। चलिए अगली न्यूज है हमारी स्टेट्स पे। सो स्टेट्स इन न्यूज की बात की जाए तो सबसे पहले देखिए, तो सबसे पहले देखिए राजस्थान। सो राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट विल सून लॉन्च इंदिरा रसोई योजना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली कि वहां पर राजस्थान में कोई बंदा भूखा प्यासा ना सोए रात को, तो उसके लिए इंदिरा रसोई योजना राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई। तो देखिए कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट ऐसी भी लॉन्च कर देती है जिससे आप में भी थोड़ा कॉमेडी भी लगे, जैसे अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च कौन सी की है, इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना, जिसमें उन्होंने ये वादा किया है कि कोई भी बंदा मतलब भूखा प्यासा जो गरीब व्यक्ति होगा, हम उसको भूखा नहीं सोने देंगे, ठीक है। मतलब उनके लिए हम राशन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये स्कीम इंदिरा रसोई योजना आपने याद रखनी, किसने लॉन्च की है, राजस्थान। राजस्थान के क्या सीएम कौन है, अशोक अशोक गहलोत, और गवर्नर कौन है यहाँ के, कलराज मिश्रा, ठीक है जी। और ये राजस्थान मोस्ट करप्ट स्टेट में इसका नाम आया है राजस्थान का, तो आपने ये याद रखना है, मोस्ट करप्टेड स्टेट राजस्थान।
ठीक है। और कोविड-19 पे भी सबसे ज्यादा काम करने वाला स्टेट भी राजस्थान ही है, ठीक है। अगर अच्छा बुरा भी है तो अच्छा भी काम किया इन्होंने। एरिया वाइज सबसे बड़ा स्टेट है राजस्थान। थार डेजर्ट यहाँ पर है। ग्रेट बस्टर्ड यहाँ का एक मतलब बर्ड पाया जाता है यहाँ पर नेशनल पार्क में, ठीक है। ये चलिए आगे आ जाइए। कुशीनगर इंडिया का उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट है कुशीनगर, जिसको अभी रिसेंटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। तो रिसेंटली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया किसको? कुशीनगर एयरपोर्ट ही को। ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, जिसके सीएम कौन? योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अभी रिसेंटली आपने सुने होंगे लालजी टंडन। लालजी टंडन मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, तो वो बीमार हो गए, तो उनकी जगह पर उसका मध्य प्रदेश का चार्ज किसको दे दिया गया? आनंदीबेन पटेल को। तो आनंदीबेन पटेल इस समय थोड़े समय के लिए, जब तक वो बीमार हैं, तो आनंदीबेन पटेल ही मध्य प्रदेश की गवर्नर एज अ बनी है, ठीक है। नेक्स्ट एक स्कीम चलाई गई है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, एक तू खेलो एक तू पढ़ो, ठीक है। खेलो भी पढ़ो भी, ये स्कीम किसके द्वारा स्टार्ट की गई है? त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। ये किन के लिए? बच्चों के लिए चलाई गई है कि आप पढ़ो भी खेलो भी, एक तू खेलो एक तू पढ़ो। तो जैसे स्कूल्स में देखा जा रहा है कि पढ़ाई का बर्डन इतना ज्यादा हो जाता है कि बच्चे खेलने पे मतलब रहते नहीं है, और खेलते भी क्या? मोबाइल पे खेल रहे हैं, ठीक है। तो फिजिकल गेम्स के लिए बात की जा रही है त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। तो त्रिपुरा की बात की जाए, त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। अगरतला। सीएम को ना बिप्लब कुमार देव, और गवर्नर को है रमेश बायस, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखने त्रिपुरा के बारे में। चलिए आगे आ जाइए। ये स्कीम मुझे थोड़ी अच्छी सी लग रही है, तो आप देखिएगा। तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने क्या किया? मध्य प्रदेश की 3 स्कीम्स मैं बताता हूँ। एक तो उन्होंने त्रिकुट चूरन नाम की स्कीम निकाली है कि अगर कोरोना वायरस से बचना है तो उसके लिए हम आपको चूरन दे रहे हैं, वो चूरन आप खाइए और आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ठीक है ना। तो एक ये फनी सी स्कीम है त्रिकुट चूरन, ठीक है। एक इन्होंने लॉन्च की थी चरण पादिका। तो चरण पादिका मतलब जो लोग मतलब ये माइग्रेंट वर्कर्स थे, जब वो मध्य प्रदेश से निकल रहे हैं, ठीक है ना, पास आउट हो रहे हैं, तो इन्होंने चप्पलें उनको दी थी, ठीक है। तो चप्पलें दिए, उसके लिए स्कीम लॉन्च की थी चरण पादुका, ठीक है। थर्ड, अभी ये जो रिसेंटली अभी ये न्यूज की जो मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या है? मध्य प्रदेश ने, ये वाली नहीं, वो अगले पेज पे आएगी। तो इस स्कीम में तो ये कह रहे हैं कि इस स्कीम में के जो मध्य प्रदेश के जो वुमेन्स हैं, तो उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए वुमेन्स के, ठीक है ना। तो वुमेन्स के जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं, वो घर घर जाकर जो मतलब बिजली का बिल नहीं पे करते, ठीक है ना, उनके घर पर जाकर उनको बोलेंगे, बताएंगे कि इसका क्या नुकसान है, अगर आप ये करेंगे हम आपको इतना मतलब थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन गवर्नमेंट देगी, और आपने जो पेमेंट करनी है वो आपने यूपे, एक ऐप इन्होंने बनाई है जो कि मध्य प्रदेश गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तो इस ऐप के जरिए आपने, और ये सिखाएंगी भी जाकर उनको कि आपने इस ऐप के जरिए अपना बिल पेमेंट करना है। तो अलग अलग कैटेगरीज में इनको यूज किया जाएगा। ये स्कीम कौन सी है? स्कीम का नाम आपने याद रखना है। तो स्कीम है कौन सी? तो स्कीम का नाम है मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हैज लॉन्च्ड निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम, ठीक है। तो स्कीम का नाम है निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम, ठीक है। तो इसमें यही होगा कि जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे वो घर घर जाकर, मतलब जहां पर ये प्रॉब्लम आएगी, अलग अलग कैटेगरीज की प्रॉब्लम में डिवाइड किया जाएगा, मतलब ये बिजली विभाग के रिलेटेड है, ठीक है। तो आपने ये स्कीम याद रखनी है, मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। तो इसमें मोटिवेट किया जाएगा कंज्यूमर्स को कि आप बिल पे करें, ऑनलाइन पे करें, ठीक है ना। बिल को आप ऑनलाइन पे करें, और किसके थ्रू पे करें? ये जो ऐप लॉन्च की गई यूपे ऐप के जरिए आप बिल पे करें, ठीक है। मतलब बिल पेमेंट करने के लिए जैसे पुराना जो ट्रेडिशनल मेथड था, उसकी जगह अब आप इसको अडॉप्ट करें, यूपे को। तो ये वुमेन्स के लिए भी हेल्पफुल है कि उनकी मतलब एक तरीके से रोजगार भी बढ़ेगा। तो ये कंपनी कौन सी है? मध्य क्षेत्रीय विद्युत वितरण कंपनी ने निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम लॉन्च की है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। अभी एक और स्कीम आएगी, अच्छी लगेगी आपको। नेक्स्ट, अभी त्रिपुरा गवर्नमेंट दोबारा आ गई, जिसके सीएम बिप्लब कुमार देव और गवर्नर रमेश बायस हैं। तो इन्होंने अभी स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार, ठीक है। मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार। इसमें क्या होगा? जो प्रेग्नेंट वुमेन है और जो लैक्टेटिंग वुमेन है, उनके लिए न्यूट्रिशन किट दी जाएगी इसमें, ठीक है। न्यूट्रिशन किट प्रोवाइड की जाएगी, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना। तो ये याद रखनी है, ये मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई? त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम मध्य प्रदेश के द्वारा। एक तू खेलो पढ़ो त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। ये तो नो स्लिप और या इंदिरा रसोई योजना राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखिए हर गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग कोई ना कोई गवर्नमेंट स्कीम निकालते जा रही है। तो अभी मैंने आपको 3 गवर्नमेंट स्कीम बताई है, मध्य प्रदेश की त्रिकुट चूर्ण, एक चरण पादुका, और तीसरी मुख्य मध्य प्रदेश की मध्य निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम, ठीक है। चलिए आगे।
नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली लॉन्च्ड अ पाथ ब्रेकिंग स्कीम आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। तो यहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स वापस आ रहे हैं स्टेट में, तो 31 जिलों में 31 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने ये वर्कर्स आए हैं तो उनके लिए रोजगार प्रोवाइड करेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये स्कीम लॉन्च किसने किया? हमारे नरेंद्र मोदी जी ने। तो स्कीम का नाम क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। ऐसी आपने स्कीम सुनी होगी गरीब कल्याण योजना। ठीक है, तो गरीब कल्याण योजना, इसके ऊपर भी मैं आपको डिस्कशन कराऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो अभी तो ये बेसिक सा आप पॉइंट याद रखिए। ठीक है, ये स्कीम कौन सी है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार योजना। नेक्स्ट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने महापरवाना स्कीम लॉन्च की है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस महापरवाना स्कीम टू अट्रैक्ट फ्रेश इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए महापरवाना स्कीम लॉन्च किसके द्वारा की गई है? महाराष्ट्र। तो देखिए कितनी गवर्नमेंट स्कीम हमने आज की लेक्चर में पढ़ ली, एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं कि इंदिरा रसोई योजना राजस्थान, एक तू खेलो एक तू पढ़ो त्रिपुरा। ठीक है, फिर उसके बाद निष्ठा विद्युत मित्रा स्कीम मध्य प्रदेश, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा की दो स्कीम्स होगी, मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार और दूसरी एक तू खेलो एक तू पढ़ो। और अभी हमने पढ़ी है महापरवाना। ठीक है, महापरवाना महाराष्ट्र। ठीक है, महापरवाना महाराष्ट्र। मैं इसको ऐसे याद रख रहा था, मुझे लग रहा था निर्वाणा कुछ समथिंग है। ठीक है, सो महाराष्ट्र, महा से महापरवाना। ठीक है, महा से महापरवाना, तो रफली जैसे भी आप याद रख सकते हैं। तो एक जो स्कीम है मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मे बी वो इस साइड पे है, पता नहीं कहाँ। चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ, पता नहीं कहाँ पर लिखी गई है। तो एक स्कीम है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, मे बी वो इस वीक की न्यूज में होगी। तो उस स्कीम में है, आपने सुनी होगी, हमारा घर हमारा विद्यालय। हाँ जी, सुनी किसी ने? अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश ने स्कीम लॉन्च की है, हमारा घर हमारा विद्यालय। ठीक है, आपको पिछले लेक्चर्स में भी मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जा रही है वो 3 स्टेट्स हैं। टॉप पे है मध्य प्रदेश, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश, थर्ड पे है उड़ीसा। ये लगातार धड़ाधड़ स्कीम्स लॉन्च करते जा रहे हैं। फुलफिल कोई हो या ना हो वो बात की बातें हैं, लेकिन स्कीम्स लॉन्च करने में ये स्टेट सबसे आगे हैं। तो हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम सुनी है किसी ने? अभी रिसेंटली इसी वीक की लॉन्च हुई है। हाँ जी, जल्दी से बताइए, हमारा घर हमारा विद्यालय। वेरी गुड तरुण जी। हाँ जी, बहुत सही, हमारा घर हमारा विद्यालय। तो ये आपने याद रखना है, हमारा घर हमारा विद्यालय स्कीम मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। इस स्कीम में क्या है, ये थोड़ी फनी सी स्कीम है कि घंटी प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा हर घर में, मतलब जिसके सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं। तो वो पेरेंट्स क्या करेंगे, सुबह उठकर जब भी स्कूल आवर्स होते हैं घंटी बजाएंगे। ठीक है, तो जब वो घंटी बजाएंगे एक तरीके से बच्चों को कहेंगे अब क्लास शुरू होने वाली है, अब आप आ जाइए, तो पढ़ने बैठ जाइए। तो तब वो लाइव क्लास स्टार्ट कर देंगे। फिर उसके बाद रिसेस में भी एक घंटी बजेगी, अब आपका खाने का टाइम हो गया। और शाम को जब छुट्टी होगी तब भी एक घंटी बजानी पड़ेगी पेरेंट्स को। तो एक ऐसा समथिंग इन्होंने स्कीम लॉन्च की है, हमारा घर हमारा विद्यालय। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने हमारा घर हमारा विद्यालय। तो वो अभी चेंजेस भी कर सकते हैं कि घंटी कितनी बजानी, कम बजाए ज्यादा, जो भी है। तो ये स्कीम आपने याद रखनी है, हमारा घर हमारा विद्यालय। रिसेंटली स्कीम किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? मध्य प्रदेश। इससे यही होगा कि बच्चे उठकर होगा क्या, वो तो गवर्नमेंट ही जानती है कि बच्चे उठकर पढ़ेंगे, है ना। तो वही है, स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, अब उसका इम्पैक्ट कैसा है, क्या उसका रिजल्ट है, वो तो गवर्नमेंट अभी देख रही है। ट्रायल बेसिस पे उन्होंने ये चलाया हमारा घर हमारा विद्यालय, जिसमें बच्चों को एक उठाने के लिए रिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये गवर्नमेंट देख रही है अपने अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने भी जब ये पढ़ा मैं भी हैरान था कि इससे क्या होगा। ठीक है जी, तो मध्य प्रदेश के फैक्ट बताइए जल्दी से। हाँ जी स्टूडेंट सभी लग जाइए जल्दी से, मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम जितनी नॉलेज है आपको मध्य प्रदेश की, कोई भी स्कीम हो जाए, कैपिटल गवर्नर, सीएम, कोई पुराना ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट हो जाए, कुछ भी, कोई रिवर हो जाए, जियोग्राफिकल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, जितनी भी नॉलेज है आप सब बता दीजिए। जितना आपको ज्ञान है मध्य प्रदेश का सारा शेयर कर दीजिए, प्राइवेट नहीं, अब एवरीवन पे कर दीजिए, सभी को मिल जाए ये ज्ञान। हाँ जी विश्वजीत जी, शिवराज सिंह चौहान, लालजी टंडन, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, यहाँ से छत्तीसगढ़ क्या आ गया मध्य प्रदेश में? कैपिटल भोपाल,
हाँ जी, और भीमबेटका केव्स, जो कि हमारा हिस्ट्री का, एंशियंट हिस्ट्री में भी प्री हिस्ट्री का टॉपिक रहता है कि यहाँ पर सबसे पहले एविडेंस पाए गए। ठीक है, भीमबेटका केव्स। बारासिंगा स्टेट एनिमल, अनंतपुर साहिब। हाँ जी रुपिका जी, ये अनंतपुर साहिब क्या है यहाँ पर? भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984। दुधराज स्टेट बर्ड, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर, वेरी गुड। सांची स्तूपा, वेरी गुड, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। खाजुराहो में, खाजुराहो स्कल्पचर्स, सांची स्तूपा, अशोका। चंदेरी सारीज, मोस्ट ऑफ लेबर। हाँ जी, ये भी आप बोल सकते हो कि फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा जंगल अगर पूरे इंडिया में अगर किसी स्टेट में है, वो किस स्टेट में है? मध्य प्रदेश में। अगर आप फॉरेस्ट डेंसिटी वाइज बात की जाए, वो है मिजोरम में। लेकिन अगर एरिया वाइज बात की जाए, सबसे ज्यादा जंगल अगर इंडिया में कहीं पर है, वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर नेशनल पार्क भी आपको मिलेंगे। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी यहाँ पर मिलेंगी आपको। फिर उसके बाद आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, हाँ जी, हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर है, ट्राइबल ग्रुप्स भी है यहाँ पर। हाँ जी, अभी रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो हमने पढ़ लिया कि मध्य प्रदेश टॉप पर है। एक सर्वे हुआ था, ग्रीन पीस वॉचडॉग, आपने सुना होगा। ठीक है, ग्रीन पीस इन्वायरमेंटल वॉचडॉग है। उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले जितने भी सिटीज हैं, 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाले जितने भी इंडिया में सिटीज हैं, उन सिटीज में जो सबसे साफ सुथरा सिटी है, वो 10 लाख की पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में जो टॉप पे सिटी है, वो है इंदौर। ठीक है, इंदौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मैंने कैटेगरी पूरी एक्सप्लेन कर दी है। किसके द्वारा रिपोर्ट लॉन्च की गई है? ग्रीन पीस, आपने एक वॉचडॉग सुना होगा, उसके द्वारा इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर किस कैटेगरी में? 10 लाख पॉपुलेशन की अबव वाली कैटेगरी में अगर इंडिया का सबसे साफ सुथरा शहर है, वो कौन सा है? इंदौर है। वेयर एज 10 लाख से कम पॉपुलेशन वाली कैटेगरी में अगर सबसे साफ सुथरा शहर है, वो शहर कौन सा है? जमशेदपुर। वेयर एज, हाँ जी, हाँ जी। तो लार्जेस्ट इन एरिया वाइज सेकंड लार्जेस्ट स्टेट भी कौन सा? हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है जी। विंध्याचल सतपुरा रेंज यहाँ से निकलती है। ठीक है, और रिवर्स भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो रिवर्स भी काफी यहाँ से निकलती है। नर्मदा रिवर, ठीक है, जो हमारी वेस्ट में सबसे लंबी नदी है। चलिए, 52 डिस्ट्रिक्ट है। चलिए जी, ऐसे तो बहुत सारी न्यूज है, तो हम ऐसे माइंड को चलाना होता है। ठीक है, हर डायरेक्शन में आपने सोच लेना है कि किस किस डायरेक्शन में हमारा माइंड यहाँ पर चलेगा। ठीक है, कमलनाथ यहाँ पर सीएम थे, शिवराज सिंह चौहान से पहले सरकार गिर गई उनकी। ठीक है, तो आप ऐसे भी पॉइंट याद रख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे। अब हम आते हैं अगली न्यूज की ओर, इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल अफेयर्स भी इस बार। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, एक सेकंड। चलिए, तो सबसे पहले देखिए वर्ल्ड बैंक पे आते हैं। तो वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली 1.05 बिलियन डॉलर किस कंट्री को दिए हैं? बांग्लादेश को। तो 1.05 बिलियन डॉलर अभी वर्ल्ड बैंक ने किसको देने हैं? बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश जिसकी कैपिटल ढाका, करेंसी टका, सीएम और पीएम वहां के कौन है? शेख हसीना। तो उसको वर्ल्ड बैंक, जिनके प्रेसिडेंट को ना डेविड मालपास, जिसकी हेडक्वार्टर कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी, जिसके 2 सब्सिडरीज है, आईबीआरडी एंड आईडीए, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। 183 मेंबर्स हैं। तो इसमें आपने याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को 1.05 बिलियन डॉलर अभी लोन देना है। ठीक है जी, तो वो 3 प्रोजेक्ट पे चलाएगा। तो वो 3 प्रोजेक्ट ये नीचे लिखे हैं, तो वो इतना आप देख सकते हैं। बस रफली मेनली फोकस है कोविड-19 के ऊपर, और उसकी वजह से जो इकोनॉमी पे फर्क पड़ा, उसको बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को लोन देगा। सफिशिएंट है। चलिए आगे। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे जो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि सेंकाकू आइलैंड, ठीक है, दियोवोयू आइलैंड, ठीक है, और तियायुताई आइलैंड, ये नाम भी थोड़े ऐसे है। ठीक है, तो ये आइलैंड कहाँ पर है? ये डिस्प्यूट किन किन कंट्रीज के बीच में चल रहा है? तो ये आपने इसके ऊपर वर्क करना है, ये इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। ठीक है जी, आपने इसके ऊपर ध्यान देना है। तो
ये डिस्प्यूट चल रहा है मेनली जापान और चाइना के बीच में, ठीक है। मेनली ये कहाँ पर चल रहा है, जापान और चाइना के बीच में। ये कह रहे हैं ये 1948 के समय का ही चल रहा है, ठीक है। और ये डिस्प्यूट एक बार यहाँ पर भी कह रहे हैं कि रिजॉल्व करने की बात की गई थी 1972, और इससे पहले का ही ये चल रहा है डिस्प्यूट। तो ये आइलैंड्स के ऊपर अभी बहस चल रही है कि इन देशों में कि ये हमारा है, ये हमारा। अभी रिसेंटली जापान ने सेंकाकू आइलैंड को नाम बदल के क्या रख दिया, तोनोशोरी सेंकाकू आइलैंड, ठीक है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट न्यूज चल रही है इंटरनेशनल अफेयर्स पे। सिमिलरली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन 39 मेंबर्स है, ग्रुप पेरिस हेडक्वार्टर इसका, और उन्होंने अभी ग्रे लिस्ट में जारी रखा किसको, पाकिस्तान को, ठीक है। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही जारी रहने दिया। तो ये इसको मेनली पाकिस्तान चाइना, जैसे आपने परसों भी सुना होगा, अभी रिसेंटली न्यूज आई है कि जैसे पाकिस्तान में अभी आतंकवादी हमला हुआ तो उसमें पाकिस्तान कह रहा है कि जो इंडिया ने वो हमला किया, वेयर एज जो हमला किया था वहां के आतंकवादी ग्रुप खुद कह रहा है कि ये हमने किया, लेकिन पाकिस्तान नहीं मान रहा था कि ये पाकिस्तान कह रहा था ये इंडिया ने किया। अब इस चीज का सिक्योरिटी काउंसिल पर वो क्या कहते हैं क्वेश्चनिंग कर दी, चाइना ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया। तो ये अभी इंटरनेशनल लेवल पे जियो पॉलिटिक्स चल रही है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अभी ग्रे लिस्ट में अभी जारी कौन है, पाकिस्तान, वो अभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया। तो आपने याद रखना है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने इनको 27 पॉइंट्स के ऊपर कहा था कि वर्क करें, तो ये प्रॉपर नहीं कर पाए। पिछली बार 13 कर लिया था, इस बार 8 पे ही फंसे हुए हैं, तो अभी ये उसी पर ही जारी हैं। तो ग्रे लिस्ट में ही है अभी पाकिस्तान, तो इसकी मांग है कि ब्लैक लिस्ट में किया जाए इनको। चलिए आगे, इस हफ्ते की मेन एक ही बुक है, वो आपने याद रखनी है। अमिश त्रिपाठी हैं एक ऑथर, उनके द्वारा एक बुक लिखी गई है, लीजेंड ऑफ सहलदेव द किंग ऑफ सेव्ड हु सेव्ड इंडिया। लीजेंड ऑफ सहलदेव हु सेव्ड द इंडिया, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई, अमिश त्रिपाठी के द्वारा, ठीक है। अमिश त्रिपाठी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट बैंकिंग एंड इकोनॉमी में अभी स्किप कर रहा हूँ, पहले हम मिसलेनियस क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए मिसलेनियस में आ जाइए सबसे पहले। तो मिसलेनियस में देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आ रही है कि एक कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, ठीक है। कांस फिल्म फेस्टिवल होता है, तो इस फिल्म फेस्टिवल में हमारे जो मिनिस्टर गए थे, मिनिस्टर का नाम है प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है। हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर कौन गए हैं, प्रकाश जावड़ेकर। किस में गए हैं, मतलब वर्चुअली गए हैं वैसे, कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कांस फिल्म फेस्टिवल जो हुआ, इस फेस्टिवल में उन्होंने जो अलग अलग कंट्रीज के जो आते हैं डायरेक्टर्स हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए, तो उनसे बातचीत की है कि आप इंडिया में भी शूटिंग कर सकते हैं। तो ही इनवाइटेड इंटरनेशनल फिल्म फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मीन्स भाईचारा, तो ब्रदरहुडनेस, सो इंटरनेशनल फिल्म फ्रेटर्निटी टू कम इंडिया टू फॉर शूटिंग। तो इंडिया में भी आइए और शूट कीजिए, हम आपको अलग अलग रिलैक्सेशन देंगे। तो इंडिया की कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 मूवीज गई हैं इस साल, तो वो कौन कौन सी गई है, मेघाट और हिलारो। मेघाट एक मराठी मूवी है, हिलारो एक गुजराती मूवी है। तो ये 2 मूवीज इस साल कहाँ पर गई हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल। ये इंपॉर्टेंट है, कांस फिल्म फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो ये बुक जो हमारी मूवीज गई है, मेघाट और हिलारो। वेयर एज अभी 45th एडिशन टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, उसका 45th एडिशन के लिए हमारे जो एम्बेसडर्स जाएंगे वो कौन कौन से होंगे कौन, ये याद रख लीजिए, प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप। सो प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप 45th एडिशन ऑफ टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर्स हैं। एक सेकेंड जी। नेक्स्ट न्यूज देखिए, इंग्लैंड की एक कैप्टन है, वुमेन कैप्टन, फॉर्मर इंग्लैंड वुमेन कैप्टन क्लेयर कॉनर, ठीक है। वो अभी मेलबर्न क्रिकेट क्लब की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। इंग्लैंड की वुमेन कैप्टन क्लेयर कॉनर, इंग्लैंड की वुमेन कैप्टन क्लेयर कॉनर वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी है किसकी, मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी की। तो आप मुझे बताइए, अभी रिसेंटली एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब के फर्स्ट नॉन ब्रिटिश मेंबर बने हैं, मतलब मेल मेंबर, फर्स्ट नॉन ब्रिटिश मेल मेंबर कौन बने हैं मेलबर्न क्रिकेट क्लब में, फर्स्ट नॉन ब्रिटिश मेल मेंबर कौन बने हैं। तो फर्स्ट वुमेन मेलबर्न क्रिकेट क्लब की जो प्रेसिडेंट बनी है वो बनी है फॉर्मर क्रिकेटर क्लेयर कॉर्नर। वेयर एज मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नॉन ब्रिटिश मेंबर कौन बने हैं, हाँ जी बताइए। सचिन 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 नहीं जी, तरुण जी बिल्कुल सही, दीक्षा जी बिल्कुल सही, कुमार संगकारा। तो आपने श्रीलंका के एक प्लेयर देखे सुने होंगे, बहुत अच्छे लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, कुमार संगकारा। तो ये अभी मेलबर्न क्रिकेट क्लब के नॉन ब्रिटिश मेंबर बने हैं।
चलिए नेक्स्ट, इंडिया का पहला एयरपोर्ट, मतलब पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जिन्होंने भारत का ही बना एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है। भारत का ही बना एयर वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम इंस्टॉल करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? बेंगलोर। सो बेंगलुरु में कैंपे गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भारत का पहला इंडिजीनियसली एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम यूज करने वाला पहला एयरपोर्ट बना है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और नेक्स्ट देखिए कि एक यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है योगा यूनिवर्सिटी। चलिए आप मुझे बताइए इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनी है? सिमिलरली इंडिया वर्ल्ड की पहली योगा यूनिवर्सिटी, ठीक है, वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी योगा के ऊपर जो है वो आउटसाइड इंडिया कहाँ पर बनाई जा रही है? यूएसए लॉस एंजल्स में। यूएसए लॉस एंजल्स में बनाई जा रही है। किसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं? ये स्वामी विवेकानंद को। और इसके पहले चेयरमैन कौन बनेंगे? एच.आर. नगेंद्र। सो एच.आर. नगेंद्र जो कि योगा यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया के बाहर बन रही है यूएसए लॉस एंजल्स में, और उसके चेयरमैन बन रहे हैं एच.आर. नगेंद्र। और ये किसके नाम पर रखी जा रही है? ये स्वामी विवेकानंद। और वेरी गुड, आप सबका बिल्कुल सही जवाब आ रहा है कि इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी जो बनेगी उत्तर प्रदेश में बनेगी और ये कुशीनगर में बन रही है। वेरी गुड तरुण जी, बिल्कुल सही जवाब आपका, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। ठीक है जी, बिल्कुल सही है जी। तो ये हमारा मिसलेनियस क्वेश्चन हो गया। अब मैंने आपको डेज एंड डेट कराने हैं। तो देखिए अब वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको डेज एंड डेट पूरे जून मंथ के रिवाइज करा रहा हूँ अलॉन्ग विद थीम्स। ठीक है, देखिए मैंने सारे याद किए हुए हैं तो आपने भी ये सारे याद करने हैं। कंपटीशन है तो कंपटीशन में कोई भी चीज मैं स्किप नहीं होने दूंगा आपका। तो एक एक चीज टिप्स पे याद करनी है हमने, तो एक एक चीज मैं आपको याद करा दूंगा। तो देखिए रिपीट मैंने बार बार कराना है ये चीजें को, ठीक है, एक एक चीज रिपीट कराऊंगा। सबसे पहले आ जाइए जून मंथ में। तो जून मंथ में देखिए 30 दिन है ना, तो 30 दिन के 30 दिन मैं आपको याद करा दूंगा। तो आपने इसमें पहले तो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है, मतलब जिसके बिना आप एक मतलब रहना ही नहीं है, जो वो वाले डेज में आपको याद करा रहा हूँ। सबसे पहला है 1 जून। 1 जून को अगर आपको कोई भी डे याद होगा आपने बताते जाना, ठीक है, साथ साथ आप कमेंट करते जाइए। 1 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड मिल्क डे। वर्ल्ड मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है तो पीछे जो पीडीएफ आपको दी है सभी में मैं वीक के अकॉर्डिंग आपको डेज एंड डेट बता देता हूँ। वर्ल्ड मिल्क डे इस साल का थीम जो है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। इस साल इसका जो थीम था वर्ल्ड मिल्क डे का 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। तो आपने ये याद रखना 1 जून, 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। नेक्स्ट 3 जून, 3 जून वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, वर्ल्ड बाईसाइकिल डे, 3 जून को वर्ल्ड बाईसाइकिल डे। नेक्स्ट 5 जून, ये आपको अच्छे से याद रखना, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को होता है। ठीक है, 5 जून को क्या होता है? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, जिसका थीम क्या था इस साल? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी इस साल इसका थीम था। 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को मनाया गया। आई होप तीनों दिन आपको याद हो चुके होंगे। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को है, 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे। ये ठीक है, ये वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। ठीक है जी, आगे आ जाइए। हमने आज पढ़ा था फूड सेफ्टी के ऊपर बात की थी, तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ये हमने पहले भी जिक्र किया इसका। वर्ल्ड फूड डे अलग होता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे अलग होता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। आपने याद रखना वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून, 7 जून है ये, 1 नहीं है। सो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट सिमिलरली आप याद रख सकते हैं इसमें 14 जून, मैं पहले आपको वो करा रहा हूँ जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, वो वाले 14 जून को वर्ल्ड डोनर डे, मतलब डोनर की मीन्स ब्लड डोनेशन डे। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे, वर्ल्ड ब्लड, आपने स्कूल या कॉलेजेस में भी डोनेट कभी किया होगा, वैसे भी ब्लड डोनेशन कैंप लगते हैं। सो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे। सो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे का थीम क्या था कि अगर आप सेफ ब्लड होगा तो आप लाइफ सेव कर सकते हैं। तो ऐसे याद रख लीजिए, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। तो हमारा खून अगर सही है तो हम काफियों की जिंदगी बचा सकते हैं, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, वर्ल्ड, तो 5 डे अभी हमने कर लिए। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून को,
वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून को, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून को, वर्ल्ड डोनर डे, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून को, जिसका थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइफ 5। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे का थीम है बायोडाइवर्सिटी। मिल्क डे का थीम है 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है जी, चलिए आगे। ऐसे ही आ जाता है फिर 20th जून, 20th जून को क्या है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20th जून को है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, जिसका थीम क्या था, एवरी एक्शन काउंट। जिसका थीम क्या था, एवरी एक्शन काउंट्स, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, एवरी एक्शन काउंट्स। देखिए करते करते मैंने 6 दिन तो आपको ऐसे ही याद करा दिए। 6 दिन मेरे अकॉर्डिंग सबको याद हो गया। जल्दी से मैं आप यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ, आपने मुझे आंसर देना जल्दी से, फास्ट हरी अप स्टूडेंट्स। तो जल्दी से आप मुझे बता दीजिए 1 जून को क्या थीम था, थीम क्या था ये बता दीजिए। सबको याद है कि वर्ल्ड मिल्क डे था। यस, वर्ल्ड मिल्क डे। चाहे आप माइक पे रिप्लाई कर दीजिए, जैसे भी आपका फास्ट रिप्लाई करना है जल्दी। सो इसका थीम था 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। सो फास्ट रिप्लाई करना है। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है, 5 जून। 5 जून। इसका थीम क्या था, बायोडाइवर्सिटी। वेरी गुड। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून, बायोडाइवर्सिटी इसका थीम था। जल्दी से वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे का थीम क्या है, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे का थीम सेव ब्लड सेव्स लाइफ। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे का थीम क्या है, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। वेरी गुड, सेफ ब्लड सेव्स लाइफ। वाइफ नहीं लाइफ। ये वाइफ किसने बोली सेफ ब्लड सेव लाइव्स। नेक्स्ट, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, एवरी एक्शन काउंट। एवरी एक्शन काउंट कब होता है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब होता है, 20 वेरी गुड। सभी का क्लियर है, सभी को ये 6 के 6 दिन तो मिनिमम याद हो चुके हैं। अब हम आते हैं अगले। हाँ जी, माइक बंद कर लीजिए। अब हम करते हैं आगे। यहाँ तक सभी को याद हो गया। अब हम करते हैं आगे। ये देखिए फटाफट रिवाइज हो जाएगा। यहाँ से हमने 20 तक के बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले याद कर लिए, 20 तक के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले याद कर लिए। तो इसमें देखिए मैं एक कोशिश करूंगा पूरी पीडीएफ बना दूं कि आपको पूरे जून मंथ के एक एक दिन का भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए पहले इतना याद कर लेते हैं। 21 जून, ये हमें सबको याद है, सबसे बड़ा दिन होता है ना, ये आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, समर सॉलिस्टिस, विंटर सॉलिस्टिस, इक्विनॉक्स, ये सारा कुछ। तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। फिर उसके बाद म्यूजिक डे 21 जून को, सबसे बड़ा दिन। बोरिंग दिन था तो मैंने गाने सुनने शुरू कर दिए। 21 जून को वर्ल्ड म्यूजिक डे। ठीक है, हाइड्रोग्राफी, सपने लेने लगे कि मैं समुद्र में घूमने जाऊंगा, तो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून को। और ये आपने याद रखना है, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डे कौन सा आएगा, योगा डे। ठीक है, योगा डे भी था 21 जून को, जिसका थीम क्या था, जल्दी से बताइए। वर्ल्ड योगा डे का थीम क्या था, इंटरनेशनल वाला बताइए पहले, फिर इंडिया वाला बताइए। वर्ल्ड योगा डे का थीम क्या था, इंटरनेशनल सेफ होम सेफ। हाँ जी, सेफ होम सेफ। आगे, सेफ होम सेफ, नहीं सॉरी, सेफ थोड़ी ना, नहीं सेफ नहीं था, हेल्थ थी, सेफ हेल्थ नहीं, Yes. सेफ नहीं, हेल्थ। सो वर्ल्ड योगा इंटरनेशनल योगा डे का थीम था योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ये आपने याद रखना है। इंटरनेशनल डे फॉर योगा क्या था, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। वेयर एज जो इंडिया का थीम था उसका था योगा एट होम, योगा विद फैमिली। मतलब योगा एट होम दोनों में कॉमन है, इंडिया में पहले आ जाएगा और इंटरनेशनल में बाद में आएगा। इंडिया वाले कह रहे हैं कि आप फैमिली के साथ मनाइए, और जो इंटरनेशनल वाले कह रहे हैं वो आप सेहत पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए। सो वेरी गुड, सभी का सही है जी। सो इंटरनेशनल वाला है योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, वेयर एज इंडिया का जो है योगा एट होम, योगा विद फैमिली। बस आपने ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। चलिए आगे आ जाइए। 23 जून को वर्ल्ड या फिर इंटरनेशनल वीडियो डे, इंटरनेशनल वीडियो डे और यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे, यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे। तो 2 डे होते हैं। एक और है, सॉरी, ओलंपिक डे। सो ओलंपिक डे, ये 3 डेज मनाए जाते हैं 23 जून को। वीडियो डे, पब्लिक सर्विसेज डे, ओलंपिक डे। वीडियो डे, पब्लिक सर्विसेज डे और ओलंपिक डे, इन तीनों को मनाया जाता है 23 जून को। नेक्स्ट 25 जून, इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, इंटरनेशनल मैरीटाइम डे, इंटरनेशनल मैरीटाइम डे 25 जून को मनाया जाता है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डे ये कब मनाया जाता है, हर साल 25 जून को मनाया जाता है।
तो मुझे जल्दी से बताइए, इस साल हुई थी मैरीटाइम इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी, एक सिंपोजियम हुआ था इस साल, सिंपोजियम हुआ था, मीटिंग हुई थी मैरीटाइम इकोसिस्टम चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। ये इस साल कहां पर हुई थी, जल्दी से बताइए। इंडिया में हुई थी, इतना हिंट दे रहा हूँ, इंडिया में कहां पर हुई थी, रखना है ये कहां पर हुई थी चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी। तो आपने याद रखना कोची, कोची में हुई थी, कोची केरला। और पुणे में अगले साल होना है 108th एडिशन ऑफ 108th एडिशन ऑफ कौन सा यार वो हुआ था, इस साल हुआ था एक बेंगलुरु में हुआ था, इंडियन साइंस एक हुआ था इस साल, इवेंट हुआ था बेंगलुरु में, इंडियन साइंस समथिंग था ऐसा कुछ, इस साल इवेंट हुआ था। एक सेकंड अभी आपको बताता हूँ। हाँ सॉरी, इंडियन साइंस कांग्रेस इस साल हुआ था, इंडियन साइंस कांग्रेस कहाँ, बेंगलुरु में, और वो 107th एडिशन था। और पुणे में जो अभी आपने कुछ बताया रुपिका जी, पुणे में जो होना है 108th एडिशन होना है इंडियन साइंस कांग्रेस का, इंडियन साइंस कांग्रेस का 108th एडिशन कहाँ पर होना है, पुणे में, ठीक है। और एक और पॉइंट आपने याद रखना है, इंडिया का पहला ऑक्सीजन बार कहां पर बना है, जल्दी से बताइए। इंडिया का पहला ऑक्सीजन पार्लर कहां पर बना है, ये बताइए। हाँ जी, दोनों बताइए। इंडिया का पहला ऑक्सीजन बार कहां पर बना है, न्यू दिल्ली में बना, और इंडिया का पहला ऑक्सीजन पार्लर कहां पर बना है, ये बताइए। इंडिया का पहला ऑक्सीजन पार्लर बना है नासिक में, ठीक है, नासिक रेलवे स्टेशन। इंडिया का पहला ऑक्सीजन पार्लर कहां पर बना है, नासिक रेलवे स्टेशन में, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। चलिए आगे, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट डे 26 जून को, जिसका थीम है बेटर नॉलेज फॉर बेटर केयर, ठीक है। ज्ञान होगा, नॉलेज होगी तो हम इसका केयर कर सकते हैं, ड्रग एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग का। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम ऑफ टॉर्चर, तो टॉर्चर के लिए 26 जून है। एमएसएमई के लिए 27 जून है, ठीक है जी। 29 जून को होता है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे, पीएस मेहना लॉबिस की याद में मनाया जाता है हर साल 29 जून को। 29 जून को हर साल पीएस मेहना लॉबिस की याद में नेशनल स्टैटिस्टिक डे, ठीक है। तो 29 जून को मनाया जाता है। और 30 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे, AESTRO, एस्ट्रॉइड्स होते हैं जो धरती पर भी आ सकते हैं। सो वर्ल्ड एस्ट्रॉइड डे 30 जून को मनाया जाता है। तो हमने देखिए जून मंथ के जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, वो हमने कर लिए हैं, डेज एंड डेट। देखिए कोई मुश्किल नहीं लगा होगा, जब हम इकट्ठे मिलकर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो देखिए कितनी जल्दी हम सबको याद हो गया, ठीक है ना। इकट्ठे कर भी प्रैक्टिस की जा सकती है, तो अलग अलग अप्रोचेस से हमने पेपर के ऊपर फोकस करना है। तो इकट्ठे हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो अकेले रिवीजन कीजिए, ठीक है ना, और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। सो आई होप आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। और जो पॉइंट स्किप हो चुके हैं, ठीक है, आपने जैसे स्पोर्ट न्यूज रह गई है, ठीक है, कि निक्की पोंचा को अभी इंटरनेशनल टेनिस का पैनल में इंट्रोड्यूस किया गया, न्यूजीलैंड की ये प्लेयर ने रिटायरमेंट ले ली। लिवरपूल पहली बार पिछले 30 सालों में इंग्लिश प्रीमियर लीग जीता, ठीक है। और फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो 2023 में होना है वो कहाँ पर होना है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। चलो ये भी न्यूज होगी, ठीक है। सो स्विस नेशनल बैंक की जो रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग दुनिया में सबसे ज्यादा स्विस बैंक में अगर किसी का अमाउंट है वो है यूके का, ठीक है। और इंडिया 77th रैंक पर आता है, ठीक है। ये रिपोर्ट भी आप एक बार देख लीजिएगा। और ये भी एक इम्पोर्टेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कि इंडिया की इसरो ने एक जो सूट बनाया उसको पेटेंट ले लिया, जो स्पेस में जाते हैं गारमेंट पे डालते हैं ना, तो उसको बोलते हैं लाइट लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट, उसका पेटेंट इंडिया ने ले लिया। आईआईटी बॉम्बे ने एक चिप बनाई है ध्रुवा नाम की, ध्रुवा चिप। जैसे हम मोबाइल पे नेविगेशन करते हैं वो जीपीएस के थ्रू करते हैं ना, वो जीपीएस जो यूएसए की है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो किसका है, यूएसए का है। तो इंडिया का खुद का कौन सा बनाया गया है, नेविक ग्रुप को यूज करते हैं हम, तो उनके थ्रू चलने वाली जो चिप बनाई है उसका नाम है ध्रुवा। ये बनाई किसने, आईआईटी बॉम्बे ने बनाई है। तो ये हमने पढ़ लिया। फिर सिमिलरली आगे देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने इसरो का एक आगे पार्ट बनाया है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। ऐसी नासा ने अपने जो हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में जो है उसका नाम बदल के रख दिया मैरी डब्ल्यू जैक्सन एक बहुत ही फेमस वहां की इंजीनियर थी, उसके नाम पर मैरी डब्ल्यू जैक्सन एक डिपार्टमेंट को नाम दे दिया नासा के। तो जिम ब्रिस्टिन जो कि इस समय नासा की मेन हेड है, ठीक है जी।
अवार्ड्स एंड ऑनर एक बार देख लीजिएगा। जैसे हिमाचल प्रदेश को सबसे बड़ा अवार्ड पंचायती राज अवार्ड दिया गया पूरे इंडिया में, तो सबसे बड़ा पंचायती राज सिस्टम इनका होगा। सिमिलरली ये बाकी भी एक बार देख लीजिएगा। जर्मन अवार्ड दिया गया हमारे अमृता सेन, पीस अवार्ड दिया गया अमृता सेन को। ये कुछ अपॉइंटमेंट्स है, ठीक है जी, इसमें कुछ इतनी खास है नहीं, बाकी एक बार नजर मारनी है आपने, ठीक है जी। बाकी ये एक बार देख लीजिए, बैंकिंग वाली न्यूज है, चाहे पीसीएस वाले इसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी जिन जो एसएससी बैंकिंग पे फोकस करते हैं वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग वालों के लिए तो ये सारा इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है जी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा, पूरी नॉलेज अच्छे से मिल गई होगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको मतलब ज्यादा से ज्यादा एक तो देखा कीजिए, कह रहा हूँ इसको रीड किया कीजिए, पीडीएफ को अच्छे से पूरा रीड कर लीजिए। देखिए अब आपको समझ में तो लग गया, रिवाइज करने में हार्डली 30 मिनट्स ही लगेंगे, ठीक है। अगर अच्छे से भी पढ़ लो 1 आवर में पूरी आपको पीडीएफ अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और जो पॉइंट रह गए हैं उसको एक बार नजर मार लीजिएगा। सो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ रही है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो ओके क्लास, बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।